अस्सलामुअलैकुम। हरारे ने कहा, अगर आपको पूरा यकीन है तो फिर डमी शीतारा मुझसे बातें कर रही थी और असली उसके अंदर छुपी हुई थी। शायद डमी के ज़रिए मेरे अंदर आना चाहती हो, बाद में किसी वजह से इरादा बदल दिया हो। सुपर मास्टर ने कहा, शीतारा की हरकतें कुछ समझ में नहीं आ रही हैं। पहले मैंने फ़ोन किया तो मुझे एक बूढ़ी की आवाज़ सुनाई दी थी। हरारे ने कहा, मैंने जिस शीतारा की आवाज़ सुनी वो ज़रा भर्राई हुई सी आवाज़ थी, जैसे उसे नज़ला हो या गले में हल्की सी खराश पड़ गई हो। डी क्रॉसो ने कहा, इसका मतलब यह है कि वो बीमार है, हम उसके अंदर पहुंच सकते हैं। नहीं, ये धोखा देने वाली बात भी हो सकती है। वो दूसरी बीमार बनकर बोल रही हो और ये आजमाना चाहती हो कि मेरे पीछे कोई छुपा हुआ ख्याल ख्वानी करने वाला उसे बीमार समझकर उसके दिमाग में जाएगा तो वो सांस रोक लेगी और आइंदा मोहतात रहेगी कि माइक हरारे के पीछे भी दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाले रहा करते हैं। इसी बहस में आधा घंटा गुजर गया। शीतारा ने वादे के मुताबिक फिर फ़ोन पर उसे मुखातिब किया। वो फिर चौंक गया, क्योंकि इस बार नज़ले की वजह से आवाज़ भराई हुई नहीं थी। आवाज़ उसी शीतारा की थी जो जनरल से गुफ्तगू करती रही थी। वो बोला, हेलो मिस शीतारा, मैं आप ही के फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था। आपने क्या फ़ैसला किया? मैं तमाम रास्ते आपके बारे में सोचती रही कि आप जैसा शख्स मेरा दोस्त और मुशीर बन जाए तो मैं कदम कदम पर कामयाबियाँ हासिल कर सकती हूँ। आप तमाम रास्ते मेरे मुतल्लिक सोचती रहीं। इसका मतलब है पहले आप किसी दूसरे घर से बोल रही थीं, अब आधे घंटे में किसी दूसरी जगह पहुँच कर बोल रही हैं। शीतारा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो बोली, ओ गॉड, आपने बड़ी तवज्जो से सुनकर मेरी बात पकड़ी। वाकई आप शातिर हैं। बहरहाल ये सच है कि मैंने आधे घंटे में जगह तब्दील की है। क्या आपको मुझसे कोई ख़तरा है? हरगिज़ नहीं, मैं अपनी डमी के घर एक ज़रूरी काम से गई थी। अब अपनी एक आर्जी रिहाइशगाह में आई हूँ। सुबह दूसरे शहर चली जाऊँगी। आप ये बताएं, पारस को कहाँ तलाश किया जा सकता है? क्या वो आपको अपने दिमाग में आने देता है? अपने मूड और मर्जी के मुताबिक कभी आने देता है, वरना सांस रोक लिया करता है। तुमने प्राइजलर और उसकी टीम के खिलाफ उसकी मदद की थी, क्या अब भी उसकी नाराज़गी दूर नहीं हुई? अब से 5 दिन पहले उसने कहा था वो नाराज़ नहीं है, लेकिन कश्मीर और सियाचिन के इलाकों में जब तक रहेगा मुझ पर भरोसा नहीं करेगा। उसका ख्याल है कि मैं फिर भारतीय फौजियों को उसके पीछे लगा सकती हूँ। इतना कहने के बाद उसने सांस रोक ली। इन 5 दिनों में कई बार मैंने रब्ता करना चाहा, लेकिन वो बड़ा ज़िद्दी और हरजाई है। वो हरजाई सही, मगर तुम तो उसे दिलो जान से चाहती हो। उस पर कोई मुसीबत आए तो तुम्हें कैसे मालूम होगा कि वो कहाँ है? तुम उसकी मदद कैसे करोगी? पहले तो कोई जरिया नहीं था, लेकिन आजकल पाशा मेरा ताबेदार बना हुआ है। वो अपनी गैर मामूली समाज से कभी कभी उसकी आवाज़ सुनकर बता देता है कि वो खैरियत से है। हरारे ने अनजान बनकर पूछा, ये गैर मामूली समाज से क्या मुराद है और यह पाशा कौन है? वो पाशा के मुतल्लिक मुख्तसर तौर पर बताने लगी। हरारे ने कहा, तुमने इतने ज़बरदस्त आदमी को अपना ताबेदार बनाकर रखा है, ताज्जुब है कि फिर भी पारस तक नहीं पहुंच पाती हो। शायद मैं जल्द ही उसके करीब पहुंच जाऊं। कल इतना मालूम हुआ था कि वो चंद दुश्मनों से लड़ रहा था और पाशा को हेलीकॉप्टर की परवाज़ करने और किसी के गिड़गिड़ाने की आवाज़ सुनाई दी थी। वो गिड़गिड़ा कर कह रहा था, पारस मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर कभी धोखा नहीं दूंगा, मुझे हेलीकॉप्टर में रहने दो। लेकिन इसके बाद ही उस बोलने वाले की चीखें सुनाई दी। फिर खामोशी छा गई। शायद वो आखिरी दुश्मन को भी नीचे गिराकर हेलीकॉप्टर कहीं ले गया है। तुम्हारे पास एक गैर मामूली समात रखने वाला शख्स है। अगर वो अपनी पूरी तवज्जो पारस पर मरकूज रखे तो फिर उसकी आवाज़ें सुन सकेगा। कल रात से अब तक 20 घंटे गुजर चुके हैं। पाशा ने अब तक उसकी आवाज़ नहीं सुनी है। इसकी वजह यह है कि पाशा 24 घंटे एक ही आवाज़ पर अपनी तवज्जो मरकूज नहीं रख सकता, क्योंकि 6 से 8 घंटे तक वो सोता है। खाने पीने, नहाने धोने और कहीं आने जाने के दौरान पारस की तरफ तवज्जो नहीं दे सकता। और अब तो यहाँ रात के 3 बजने वाले हैं। सिर्फ पाशा ही नहीं, पारस भी कहीं सो रहा होगा। मैं भी अपनी नींद पूरी करने के बाद सुबह उसे पारस की तरफ तवज्जो देने को कहूँगी। बेहतर है, तुम्हें अब सो जाना चाहिए। ये बताओ फिर कब फ़ोन करोगी, या अपना कोई मोबाइल नंबर दोगी? मैं कल दिन के 8 बजे रब्ता करूँगी। अच्छा, शुभ रात्रि, यानी गुड नाइट। माइक हराने ने फ़ोन ऑफ करके सुपर मास्टर से कहा, आपने मुझे पाशा के मुतालिक बताया था। ये अच्छा हुआ कि शीतारा ने उसे ताबेदार बना लिया। हो सकता है कल तक पाशा के जरिए पारस का सुराग मिल जाए। अब डी क्रॉसो को अपनी टीम और अक्स मुंतकिल करने वाले आलात के साथ रवाना हो जाना चाहिए। एक अफसर ने कहा, एक अहम बात यह मालूम होगी कि शीतारा दिल्ली में है। शायद वह झूठ बोल रही हो कि सुबह दिल्ली से किसी दूसरे शहर चली जाएगी। डी क्रॉसो ने कहा, वहाँ पाशा भी होगा। अगर मैं यहाँ से दिल्ली जाता तो पाशा जैसे काम के आदमी को शीतारा से छीनकर अपना ताबेदार बना लेता। लेकिन भारतीय हुकूमत हमारी गैर मुल्कियों को दिल्ली से कश्मीर नहीं जाने देती। वहाँ मुसलमानों पर होने वाले जुल्म सितम को दुनिया वालों से छुपाती है। एक अफसर ने कहा, हम पाशा को किसी और वक्त ट्रैप करेंगे। मिस्टर हरारे ने शीतारा को शीशे में उतार लिया है। उसके ज़रिए पहले पारस तक पहुंचा जाए। डी क्रॉसो, तुम यहाँ से इस्लामाबाद जाओ। तुम्हारे वहाँ पहुँचने तक शायद पारस का सुराग मिल जाए कि वो कहाँ है। इजलास बर्खास्त हो गया। डी क्रॉसो अपनी एक टीम तश्कील दे चुका था। अमरीकी माहिरीन ने अक्स मुंतकिल करने वाले मखसूस वीडियो कैमरे और इस सिलसिले के तमाम दूसरे आलात तैयार कर लिए थे। सुपर मास्टर ने पाकिस्तान और भारत के फौजी अफसरान से रब्ता करके
उन्हें अपने मुल्क आने की दावत दी थी। यूं राब्ता करने का मकसद ये था कि माइक हरारे और डी क्रॉस उन अफसरान की आवाज़ सुनकर उनके दिमागों में पहुंचें और मालूम करें कि सियाचिन के महाज पर जो फौजी अफसरान हैं उन्हें अपने मकासद के लिए कैसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। यह अहम मालूमात हासिल करनी थी कि उन बुलंदो बाला बर्फानी मुकामात तक फौजी जवानों के लिए खाने पीने और दूसरी ज़रूरियात की चीज़ें कब भेजी जाती हैं और ये तमाम चीज़ें कौन कौन से अफसरान या फौजी जवान लेकर जाते हैं। वो रसद पहुंचाने वाले ऐसे फौजियों के दिमागों में जगह बनाते जा रहे थे। माइक हरारे फौजी हेडक्वार्टर के एक बंगले में रहता था। इजलास के बाद वो अपने बंगले में आकर सोचने लगा कि एक शीतारा ने दो मुख्तलिफ आवाज़ों में गुफ्तगू की और दो मुख्तलिफ आवाज़ों के फ़र्क को वो ही समझ पाया था। फिर उसने सोचा शीतारा अपनी डमी से मिलने गई थी, उससे कोई ज़रूरी काम होगा, लेकिन नज़रे से भराई हुई आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा था कि डमी कुछ बीमार है और असली शीतारा उसकी अयादत के लिए गई होगी। उसके अंदर तजस्सुस पैदा हो रहा था कि बीमार शीतारा हो या उसकी डमी, उनमें से किसी के अंदर पहुंचा जा सकता है। वो ये भी समझ रहा था कि वो दोनों इतनी नादान नहीं होंगी कि बीमारी में अपनी असली आवाज़ को सुनाएं। यकीनन बीमारी मामूली होगी और वो ऐसी हालत में भी पराई सोच की लहरों को महसूस करके सांस रोक लेती होगी। वो बड़ी देर तक हर पहलू से गौर करता रहा। शीतारा अपनी तमाम डमीज़ को अपनी मामूला और ताबेदार बनाकर रखती होगी और तमाम डमीज़ के दिमागों में ये नक्श किया होगा कि वो सिर्फ असली शीतारा की सोच की लहरों को महसूस नहीं करेंगी। हरारे ने सोचा कि अगर मैं एक बीमार शीतारा की भराई हुई आवाज़ को पेश नज़र रखूं और दूसरी शीतारा की आवाज़ और लहजे को गिरफ्त में लेकर ख्याल ख्वानी के लिए जाऊं तो उस बीमार के अंदर जगह ज़रूर मिलेगी। आखिर उसने यही कोशिश की। उसे मालूम नहीं था कि वो पूजा के अंदर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। उस वक्त रात गुजरने वाली थी, 4 बज गए थे, लेकिन पूजा गहरी नींद में थी। वो यकबारगी हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसके दिमाग ने पराई सोच की लहरों को महसूस किया था। हरारे अभी तक असली शीतारा के लहजे को इख्तियार करके उसके अंदर था और वह अचानक बेदार होने के बाद भी सांस नहीं रोक रही थी। वो चंद लम्हों तक गहरी गहरी सांसें लेती रही, फिर बोली, ओ दीदी, तुमने पराई सोच की लहरों के जरिए आकर फिर चौंका दिया। तुम जाने से पहले इसी तरह दिमाग में आकर मेरी दिमागी तवानाई को आजमा चुकी हो। क्या आपको शुबा है कि मेरा नज़ला और खांसी बढ़ गई है, दिमागी तवानाई में कमी आ गई है और कोई दुश्मन मेरे अंदर आ सकता है? हरारे ने शीतारा की आवाज़ और लहजे में कहा, मुझे हर पहलू से मोहतात रहना पड़ता है। बाय द वे, मैं मुतमईन हूँ। अब तुम्हें नहीं आजमाऊंगी, आराम से सो जाओ। वो बिस्तर पर लेट गई। हरारे इतनी देर तक उसके अंदर रहकर उसके चोर ख्यालात से मालूम कर चुका था कि शीतारा ने अपनी दाइमा की आवाज़ और लहजे को इख्तियार करके पूजा पर तनवीमी अमल किया था और उसके दिमाग को लॉक किया था। यह एहतियात इसलिए की गई थी कि हरारे की तरह दूसरे दुश्मन भी शीतारा की सोच की लहरों को अपना कर आएं और नाकाम होकर वापस जाएं। बहरहाल माइक हरारे ने एक राज मालूम कर लिया। उसने उस बूढ़ी आवाज़ और लहजे को याद किया जिसने पहली बार फ़ोन पर बात की थी। उस शातिर की याददाश्त काबिल रश्क थी। पूजा के चोर ख्यालात बता चुके थे कि वही बूढ़ी शीतारा की दाई माँ है। इस बार वो दाई माँ की सोच की लहरों के इख्तियार करके पूजा के अंदर गया तो वो पुरसकून रही, हरारे को अपने अंदर महसूस न कर सकी। इसमें शुबा नहीं कि सुपर मास्टर और आला फौजी अफसरान को एक तवील मुद्दत के बाद माइक हरारे जैसा गजब का शातिर मिला था। आज तक कोई दुश्मन शीतारा के करीब नहीं पहुंच पाया था, लेकिन हरारे अब पूजा के जरिए उसके बिल्कुल करीब पहुंच गया और उसके तमाम राज मालूम कर रहा था। पूजा सो रही थी। उसका ख्वाबीदा दिमाग बता रहा था कि शीतारा एक तवील अरसे से सिर्फ एक दाई माँ के साथ रहती आई है। उसका भाई सरना पहले एक फौलादी जिस्म रखने वाला नाकाबिले शिकस्त इंसान था। बाद में फरहाद अली तैमूर ने उसे कैद करके दिन रात चरस पिला पिलाकर अंदर से इतना खोखला कर दिया कि वो नाकाबिले शिकस्त इंसान एक हकीर कीड़ा बनकर रह गया है। शीतारा को अंदेशा था कि भाई सरना के जरिए फरहाद उसे भी हकीर बना देगा, इसलिए उसने भाई को खुद से दूर हमालिया की तराई में भेज दिया था ताकि वहां रहकर भाई सरना अपनी खोई हुई कुव्वत बहाल कर सके। इस भाई के बाद शीतारा पूजा पर भरोसा करती थी, एक बड़ी बहन की भरपूर मोहब्बत देती थी। दुश्मनों से उसे बचाए रखने के लिए उसने दाई माँ की आवाज़ और लहजे में उस पर अमल करके उसके दिमाग को लॉक किया था ताकि कोई दुश्मन उसके अंदर कभी ना पहुंच सके। वाकई ये कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक बूढ़ी औरत के लहजे में अमल करके पूजा की हिफाजत की जा रही होगी। बस ये माइक हरारे की जहानत थी और तकदीर भी साथ दे रही थी, इसलिए वो पूजा के अंदर पहुंच गया। पूजा के ख्वाबीदा ख्यालात बता रहे थे कि शीतारा उसे अपने करीब ही रखती है, जिस शहर में जाती है वहां उसे साथ ले जाती है, लेकिन एहतियातन कुछ फासले पर दूसरी रिहाइशगाह में रखती है। इन दिनों वो दिल्ली में थी। शीतारा को इंतजार था कि कल तक पाशा गैर मामूली समात के जरिए पारस का सुराग लगाएगा और बताएगा कि वो फलां शहर या फलां इलाके में है, तो वो पूजा और दाई माँ को दिल्ली में छोड़कर पारस के पीछे जाएगी। माइक हरारे दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर होकर सोचने लगा। उसे दिल्ली में शीतारा का पता ठिकाना मालूम हो गया था। वह इस शहर में अपने आलाकार पैदा करके या पूजा के जरिए शीतारा को एसाबी कमजोरी में मुब्तला करके उसे अपनी मामूला और ताबेदार बना सकता था। लेकिन शतरंज की बिसात पर जल्दबाजी में चालें नहीं चली जाती। वो पूजा जैसे मोहरे को खूब सोच समझ कर चलना चाहता था। उसे सब्र तहम्मुल के साथ यकीन था कि वो जब भी पूजा को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करेगा तो शीतारा बड़ी आसानी से उसके ज़ेरे असर आ जाएगी।
फिलहाल उसने पूजा के ख्वाबीदा दिमाग पर तनवीमी अमल किया। ऐसे वक्त दाई की आवाज़ और लहजे को ही बरकरार रखा। उसके दिमाग से सिर्फ ये बात मिटा दी कि शी तारा उससे रुखसत होने के बाद तकरीबन 4 बजे फिर अपनी ज़ाती सोच की लहरों में उसे आजमाने आई थी और उसकी दिमागी तवानाई से मुतमईन होकर चली गई थी। दूसरी सुबह शी तारा 7:30 बजे बेदार हुई। गुसल वगैरह से फारिग होने के बाद पूजा की खैरियत मालूम करने के लिए दाई माँ का लहजा अपनाकर उसके अंदर आई। वो गहरी नींद में थी। उसकी ख्वाबीदा सोच कह रही थी कि तबीयत बिल्कुल ठीक है और वह सुकून से सो रही है। फिर वो पाशा के अंदर आई। उसे नींद से जगाना चाहती थी। पता चला वह सुबह 5 बजे से जाग रहा है और वक्फे वक्फे से पारस की आवाज़ सुनता रहा है। शी तारा ने पूछा, क्या ये पता चला कि वो भी कहाँ है? वो नागवारी से बोला, क्या खाक पता चलेगा? वो किसी जवान औरत के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है। क्या बकवास कर रहे हो? कौन है वो औरत? मैं क्या बता सकता हूँ? वो अजनबी जुबान में बोल रही थी और पारस कह रहा था, तुम हसीन हो, भरपूर जवान हो, मगर नेपाली जुबान बोलती हो। ना मैं तुम्हारी जुबान समझता हूँ ना तुम मेरी जुबान समझती हो। वैसे रात काली करने के लिए जुबान से कुछ बोलना ज़रूरी नहीं है। तुम अपनी बोली बोलती रहो, मैं भी अपनी बोलता रहूँगा। पाशा ने इतना कहकर एक सर्द आह भर कर कहा, आह, तब से मेरी नींद उड़ गई है। ऐसी ऐसी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं जिन्हें सुनकर बूढ़े भी जवान हो जाते हैं। शी तारा ने आंखें बंद कर ली। बंद आंखों के पीछे उस बदमाश को देखने लगी। उसे गुस्सा आ रहा था और वो सोच रही थी, इस आलमी चैंपियन ने वाकई मेरी भलाई के लिए मशवरा दिया है। अगर एक बार मैं पारस के दिमाग पर कब्जा जमा लूँ तो फिर वो कभी किसी औरत से दोस्ती नहीं कर सकेगा। वो पाशा से बोली, तुमने सुबह 5 बजे उसकी आवाज़ें सुनी थी, अब दिन के 8 बज चुके हैं, जाओ फिर आवाज़ें सुनो। वो आजिज़ी से बोला, मुझ पर ऐसा जुल्म ना करो। वो आवाज़ें सुनता हूँ तो क्या बताऊँ मुझे क्या होता है। ना लेट सकता हूँ ना बैठ सकता हूँ। पूरे 3 घंटे से टहल रहा हूँ। आंखों से नींद उड़ गई है। ज़्यादा बातें ना करो, जो हुक्म दे रही हूँ उस पर अमल करो। पारस की बातें सुनते रहोगे तो ये ज़रूर मालूम होगा कि वो भी कहाँ है। मैडम, उस नेपाली औरत की मौजूदगी बता रही है कि पारस नेपाल में है। नेपाल की औरतें हिंदुस्तान के कितने ही इलाकों में पाई जाती हैं। हिमालय, हिंदुकश, कैलाश और कराकोरम की वादियों में जो बसती हैं, वहाँ भी औरतें मेहनत मजदूरी के लिए जाती हैं। कम ऑन, जो कह रही हूँ वो करो। पाशा उसका ताबेदार था, इसलिए पारस की आवाज़ पर तवज्जो देने लगा। अगर इस वक्त वो बोलता रहता तो ज़रूर उसकी आवाज़ें सुनाई देती। शी तारा भी पाशा के अंदर रहकर समझ रही थी कि दूसरी तरफ बिल्कुल खामोशी है। वो बोली, कोई बात नहीं, 10 या 15 मिनट के बाद फिर सुनने की कोशिश करो। मैडम, दोपहर से पहले उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तुम कैसे कह सकते हो कि वो दोपहर से पहले नहीं बोलेगा? आप नादान नहीं हैं। समझ सकती हैं वो दोनों थक कर सो रहे हैं। वो दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गई। उसे पारस पर गुस्सा आ रहा था। पता नहीं वो कब नींद से बेदार होने वाला था और कब उसका सुराग मिलने वाला था। उसने नाश्ते से फारिग होकर चाय पी, फिर फ़ोन के ज़रिए माइक खुरारे को मुखातिब किया और कहा, अभी तक पारस का सुराग नहीं मिल रहा। पाशा के ज़रिए पता चला कि वो पिछली रात जागता रहा था, अब सो रहा है। हरारे ने कहा, पिछली रात जागने का मतलब यह है कि वो अहम मामलात में मसरूफ़ रहा होगा। क्या मसरूफियात के दौरान पारस की बातों से मालूम ना हो सका कि वो कहाँ है? और वो अहम मामलात क्या हैं? वो नागवारी से बोली, कोई अहम मामला नहीं था, वो पक्का बदमाश है, किसी नेपाली औरत के साथ था। अच्छा, समझ गया, तुम्हारे गुस्से को भी समझ रहा हूँ, ज़रा सब्र करो। तुम उस हरजाई पर बहुत जल्द काबू पा लोगी। फिर वो तुम्हारे हुक्म के बगैर तुम्हारी चारदीवारी से बाहर कदम नहीं रख सकेगा। मिस्टर हरारे, मैं कल से तुम पर बहुत भरोसा करने लगी हूँ। मुझे यकीन है कि तुम्हारी शातिराना चालों के जरिए मैं पारस को हमेशा के लिए अपना ताबेदार बना लूँगी। बेशक उसे नींद पूरी कर लेने दो, फिर वो नेपाली औरत से या आसपास के लोगों से बातें करेगा तो उस जगह की निशानदेही हो जाएगी। तुम मुझसे बराबर राब्ता रखो, मैं तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार करूँगा। फ़ोन का राब्ता ख़त्म हो गया। आइंदा उसे शी तारा के फ़ोन का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं थी। वो पूजा के अंदर रहकर बहुत सी मालूमात हासिल कर सकता था। वो पूजा के पास आया तो वह बेदार हो चुकी थी और शी तारा दाइमा के लहजे में उसके अंदर बोल रही थी, तुम अपने होने वाले जीजा जी की बड़ी तारीफ़ें करती हो। पता है वो कैसा पक्का बदमाश है। वो पूजा को उसके मुत्तल्लिक बताने लगी। बताने के दौरान झुंझलाती भी जा रही थी। पूजा ने कहा, दीदी, ये तुम्हारी बुरी आदत है कि गुस्सा बर्दाश्त नहीं करती हो। ज़रा सब्र करो, वह आज रात तक ज़रूर काबू में आएगा। मैं उसकी तारीफ़ें इसलिए करती हूँ कि एक बुराई को छोड़कर उसमें खूबियाँ ही खूबियाँ हैं। जब वो आपके काबू में आएगा तो वो एक बुराई भी ख़त्म हो जाएगी। पूजा, मैं बहुत तन्हाई और उलझन सी महसूस कर रही हूँ। अगर तबीयत ठीक हो तो किसी टैक्सी में बैठ कर चली आओ। 1 से 2 भले होते हैं। मेरा दिल बहल जाएगा। हम दोपहर का खाना साथ खाएंगी। अच्छी बात है, मैं अभी गुसल वगैरह से फारिग होकर आती हूँ। पूजा बिस्तर से उठकर अलमारी के पास आई। उसे खोलकर एक लिबास निकाला, फिर गुसल खाने में चली गई। अपनी रिहाइशगाह के सामने ही एक टैक्सी मिल गई। वो दरवाज़ा खोलकर पिछली सीट पर बैठी तो ऐसे वक्त पूरी तरह अपने इख्तियार में नहीं थी। उसने ड्राइवर से उस इलाके में चलने को कहा जहाँ शी तारा का क्याम था, लेकिन रास्ते में एक बहुत बड़े मेडिकल स्टोर के सामने टैक्सी रुकवाई। फिर टैक्सी से उतरकर उसने स्टोर से एसाब को कमज़ोर करने वाली एक दवा खरीदी। ऐसी दवाएं मेडिकल स्टोर वाले खुफिया तौर पर ज़्यादा कीमत लेकर देती हैं। अगर वो ना देता हो तो हरारे उसके दिमाग में घुसकर वो दवा पूजा के पास पहुंचा देता। वैसे ही बासानी दवा मिल गई। वो फिर टैक्सी में आकर बैठ गई। माइक हरारे बहुत मोहतात रहकर पूजा से अपनी मर्जी के मुताबिक अमल करा रहा था।
दवा खरीदकर टैक्सी में वापस आकर बैठने तक उसे दिमागी तौर पर गायब रखे हुए था। वो न जान सकी कि उसने दवा को अपने ब्लाउज के गिरेबान में छुपा लिया है। वह टैक्सी एक कोठी के अहाते से अंदर आकर रुकी। शीतारा ने बाहर आकर ड्राइवर को 50 रुपये दिए। फिर पूजा के साथ कोठी के अंदर आते हुए बोली, मैं बोर हो रही थी, माँ जी बाजार गई हैं, तुमने भी बड़ी देर लगा दी। वो दोनों एक ख्वाबगाह में आकर बैठ गईं। पूजा ने पूछा, पाशा कहाँ है? कोठी के पिछले हिस्से में जो कमरा है वहां सो रहा होगा। वो कमबख्त भी पक्का अय्याश है, हम दोनों को ललचाई हुई नजरों से देखता है, मगर मेरा मामूल और ताबेदार है, इसलिए मेरे सामने चूहा बना रहता है। पूजा ने हरारे की मर्जी के मुताबिक कहा, मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया, हालांकि 11 बजने वाले हैं। किचन और फ्रिज से कुछ खाने को ले आओ और चूल्हे पर चाय का पानी चढ़ा दो। मैं कुछ नहीं खाऊंगी। चाय पीने में तो साथ दोगी? अच्छी बात है, पी लूंगी। चलो मैं ही चाय बनाती हूँ, यहाँ अकेली बैठे बैठे पहले ही बोर हो रही हूँ। वो दोनों किचन में आई। माइक हरारे जरा उलझ गया। उसकी मामूला पूजा अपनी दीदी की मौजूदगी में चाय के अंदर दवा नहीं मिला सकती थी। वो स्लाइस पर जाली लगाकर खाने लगी। शीतारा चाय तैयार करने लगी। इधर हरारे तेजी से सोच रहा था। शीतारा उसकी टेलीपैथी की मुट्ठी में आते आते फिसलने वाली थी। आखिर चाय तैयार हो गई। शीतारा 2 प्यालियों में चीनी डालकर उसमें चाय उंडेलने लगी। ये चाय पूजा को पेश करनी थी, मगर उसका उलट हो रहा था। वैसे वो शातराना चलने वाला कुछ काम नहीं था, बाजी को उल्टी से सीधी करना जानता था। चाय पकने के दौरान हरारे ने पूजा के जरिए उस कोठी का फ़ोन नंबर मालूम कर लिया था। उसने अपना मोबाइल उठाकर फ़ौरन ही वो नंबर डायल किए। राब्ता कायम होने में ज़रा देर हुई, मगर ज़्यादा देर नहीं हुई। जिस वक्त शीतारा चाय से भरी हुई एक प्याली पूजा को पेश करने वाली थी, उसी वक्त फ़ोन की घंटी बजने लगी। वो प्याली रखकर बोली, मैं देखती हूँ, शायद माँ जी कहीं से फ़ोन कर रही हैं। वो तेज़ी से चलती हुई किचन से बाहर आई। उसके जाते ही पूजा ने अपने गिरेबान में हाथ डालकर दवा निकाली, थोड़ी सी एक प्याली में उंडेली, फिर शीशी बंद करके उसे गिरेबान के अंदर वापस रखकर उस प्याली के चाय को चम्मच से हिलाने लगी। शीतारा जल्द ही वापस आकर बोली, पता नहीं किसका फ़ोन था। रिसीवर उठाकर हेलो कहते ही बंद हो गया। पूजा ने उसकी तरफ वो प्याली बढ़ा दी। बाएं हाथ से अपने लिए दूसरी प्याली उठाई। शीतारा ने प्याली लेकर कहा, चलो बेडरूम में चलकर पियेंगे और बातें करेंगे। माइक हरारे बेचैन हो गया। वो चाय शीतारा के हलक में उतरने वाली थी, मगर ख्वामखा देर हो रही थी। वो दोनों बेडरूम में आकर एक दूसरे के सामने सोफों पर बैठ गए। शीतारा ने दरमियानी मेज पर प्याली रख दी। पूजा ने अपनी प्याली से एक चाय की चुस्की ली, फिर कहा, दीदी क्या सोच रही हो, चाय पियो। वो प्याली उठाकर बोली, मैं उसी हरजाई के मुतल्लिक सोच रही थी। 1000 बार फैसला करती हूँ कि उसे याद नहीं करूंगी, मगर ना जाने कैसे बेख्तियार वो याद आने लगता है। छोड़ो भी दीदी, चाय पियो। उसने शामत लाने वाली प्याली को होंठों से लगाया, लेकिन एक चुस्की लेने से पहले जैसे जलजला सा आ गया। पाशा दूर से चीखता हुआ आ रहा था, मैडम मैडम तुम कहाँ हो, जल्दी आओ, मैं पारस की आवाज़ सुन रहा हूँ, तुम कहाँ हो मैडम। शीतारा फौरन ही प्याली को मेज़ पर रखकर उठ गई। तेजी से चलती हुई बेडरूम से निकली। पाशा उसे आवाज़ें देता हुआ ड्राइंग रूम में पहुंच गया। पूजा भी अपनी दीदी के पीछे चली आ रही थी। शीतारा ने पाशा से कहा, आराम से बैठो और उसकी आवाज़ सुनो, मैं तुम्हारे अंदर रहूंगी। उधर माइक हरारे के अंदर खलबली मची हुई थी। शीतारा मुट्ठी में आते आते रह जाती थी। वैसे हरारे को पारस का भी सुराग लगाना था। वो शीतारा को थोड़ी देर बाद चाय पिला सकता था, इसलिए वो भी पाशा के दिमाग में आ गया। पाशा एक सोफे पर बैठा खला में तक रहा था और आवाज़ सुन रहा था। उसके जरिए शीतारा और माइक हरारे भी सुन रहे थे। पारस किसी से कह रहा था, मुझे एक गधे की ज़रूरत है। दूसरे शख्स की आवाज़ आई, साहब इन पहाड़ी इलाकों में गधे नहीं खच्चर मिलते हैं, आप खच्चर पर भारी सामान लाद कर पहाड़ों पर चढ़ सकते हैं। पारस की आवाज़ आई, तुमने खच्चर का जिक्र करके मुझे मेरे खच्चर की याद दिला दी। मैं उसे श्रीनगर में छोड़ आया हूँ। तुम्हारे पास जो खच्चर है उसका तुमने कोई नाम रखा होगा? जी साहब जी, मैं इसे प्यार से खैरू कहकर बुलाता हूँ। मैं भी अपने खच्चर को बहुत चाहता हूँ और उसे प्यार से पाशा कहता हूँ। ये सुनते ही पाशा आपे से बाहर हो गया। गुस्से से धाड़ कर बोला, अबे खच्चर तू होगा, तेरा पूरा खानदान होगा। मैं आज ये खच्चर खरीद कर उसका नाम पारस रखूंगा। शीतारा ने डांट कर कहा, यू शट अप। क्या पारस तुम्हारी आवाज़ सुन रहे? क्यों काम का गरज रहे हो? चलो मैं तुम्हारे दिमाग में हूँ, उसकी बातों से मालूम करो कि वो किस पहाड़ी इलाके में है। इतना तो मालूम हो गया कि वो काफ़ी सामान के साथ किसी पहाड़ी पर चढ़ने वाला है। पाशा फिर आवाज़ की तरफ तवज्जो देने लगा। पारस पूछ रहा था, तुम अपने खच्चर का किराया क्या लोगे, या ये बता दो कि इस पहाड़ी की बुलंदी तक पहुंचाने का मुआवजा क्या है। पूजा ने शीतारा के बाजू को झिंझोड़ कर कहा, दीदी आप पाशा के दिमाग के अंदर जाकर सुन रही हैं। इन आवाज़ों के लिए गैर मामूली समात की ज़रूरत ही नहीं। पाशा ने गुरा कर पूछा, क्या तुम ये कहना चाहती हो कि ये आवाज़ें तुम मेरी सलाहियतों के बगैर सुन सकती हो? मैं सुन रही हूँ, ज़रा खामोश रहो और सुनो। पारस और उस खच्चर वाले की आवाज़ें हमारी कोठी के अंदर से आ रही हैं। कोठी के अंदर से? शीतारा ने पूछा, फिर खामोश हो गई। अब उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इसके साथ ही 2-4 लोगों के लड़ने और फिर चीखने की आवाज़ें यूँ आ रही थीं जैसे वो मार खाकर हेलीकॉप्टर से बाहर नीचे गिर रहे हो। फिर किसी के गिड़गिड़ाने की आवाज़ सुनाई दी। वो गिड़गिड़ा कर कह रहा था, पारस मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर कभी धोखा नहीं दूंगा, मुझे हेलीकॉप्टर में रहने दो। लेकिन इसके बाद ही उस बोलने वाले की चीखें सुनाई दी। फिर खामोशी छा गई। सिर्फ हेलीकॉप्टर के प्रवास करने की आवाज़ें आती रहीं।
पाशा ने सोफे से उठकर कहा, मैडम ये वही आवाज़ें हैं जिन्हें मैं परसों सुन चुका हूँ और आपको बता चुका हूँ। ये पारस दूसरी बार हेलीकॉप्टर में दुश्मनों से लड़ाई कर रहा है। शीतारा ने कहा, बकवास मत करो, ये आवाज़ें हमारी ही कोठी से आ रही हैं। वह सब तेज़ी से चलते हुए ड्राइंग रूम से निकलकर आवाज़ की सिमत का तयन करते हुए कमरे में आए। फिर एक कैबिनेट की तरफ देखकर ठिठक गए। वहाँ एक बड़ा सा कैसेट रिकॉर्डर रखा हुआ था। उसके स्पीकर से एक औरत के बोलने की आवाज़ आ रही थी। पाशा ने कहा, मैडम ये इसी नेपाली औरत की आवाज़ है जिसे मैंने सुबह 5 बजे सुना था। शीतारा ने कहा, बकवास मत करो, ये नेपाली तो क्या कोई ढंग की जुबान है ही नहीं। पता नहीं ये क्या अलम गलम बक रही है। उसी वक्त स्पीकर से पारस की आवाज़ आई। वो कह रहा था, तुम हसीन हो, भरपूर जवान हो, मगर नेपाली जुबान बोलती हो। ना मैं तुम्हारी जुबान समझता हूँ ना तुम मेरी जुबान समझती हो। वैसे रात काली करने के लिए जुबान से कुछ बोलना ज़रूरी नहीं। तुम अपनी बोली बोलती रहो, मैं अपनी बोलता रहूँगा। शीतारा ने पाशा को घूर कर देखा। वो मुट्ठियाँ भींच कर बोला, मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। वो इस कैसेट के जरिए मुझे उल्लू बना रहा था। वो क्या बनाएगा, तुम पहले ही बने बनाए हो। वह तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ है। उसने किसी फिल्मी कैसेट से हेलीकॉप्टर की आवाज़ें रिकॉर्ड की जिसमें कुछ लोगों की मारपीट की आवाज़ें भी हैं। फिर उसने दूसरी आवाज़ बनाकर वह मुकालमे रिकॉर्ड कराया कि पारस मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर कभी धोखा नहीं दूंगा। फिर शीतारा ने कहा, वो मुख्तलिफ आवाज़ों का एक माहिर नक्काल है। अब मेरी समझ में आया, वो किसी औरत की आवाज़ में बेतुकी ज़ुबान बोल रहा था और तुम्हें समझा रहा था कि वो नेपाली बोल रही है। पाशा झींप रहा था और अपना सर खुजा रहा था। उसी वक्त टेलीफोन की घंटी सुनाई दी। शीतारा ने ड्राइंग रूम में आकर रिसीवर उठाया। फिर पूछा, हेलो, कौन है? दूसरी तरफ से दाई माँ की आवाज़ सुनाई दी, बेटी मैं तुम्हारी माँ जी बोल रही हूँ। अभी जो कुछ बोल रही हूँ उस पर हैरानी जाहिर न करना। पूजा के अंदर कोई टेलीपैथी जाने वाला दुश्मन छुपा है। मैंने पूजा को एक मेडिकल स्टोर से हिसाबी कमज़ोरी की दवा खरीदते देखा है। फिर मैं इस कोठी में छुप कर आई। जब तुम किसी का फ़ोन अटेंड करने गई तो पूजा ने वो दवा चाय की एक प्याली में मिला दी। बाकी दवा एक शीशी में उसके गिरेबान के अंदर छुपी हुई है। शीतारा ने पूछा, माँ जी अभी आप कहाँ हैं? मैं कोठी के करीब एक पीसीओ से बोल रही हूँ। मैंने तुम्हारी प्याली की चाय बदल दी है। अब उसमें जो चाय है वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन तुम उसे पीते ही असाबी कमजोरी जाहिर करो और दिमाग के दरवाजे खुले रखो। इस तरह दुश्मन अपनी कामयाबी समझकर तुम्हारे अंदर आएगा तो उसकी असलियत मालूम हो जाएगी। शीतारा ये बातें सुनकर हैरान हो रही थी, लेकिन दाइमा ने ताकीद की थी कि हैरानी जाहिर ना करे। इसकी वजह समझ में आ गई कि दुश्मन होशियार हो जाएगा। वो पूजा के जरिए उसे देख रहा होगा। वो बोली, माँ जी आपको यहाँ आने में देर हो गई, कोई बात नहीं, आप इस बेचारी बीमार औरत को उसके घर पहुंचा कर आएं। शीतारा ने रिसीवर रखकर पूजा को देखा, फिर कहा, माँ जी छोटी सी बात को लंबी कर देती हैं, उधर हमारी चाय ठंडी हो रही है। पूजा ने हरारी की मर्जी के मुताबिक कहा, मैं तुमसे अभी चाय के लिए ही कहने वाली थी। वो दोनों बेडरूम में आई। फिर उसी तरह आमने सामने 2 सोफों पर बैठ गईं। वहाँ दोनों की प्यालियाँ रखी हुई थीं। शीतारा ने अपनी प्याली उठाकर एक चुस्की ली। पूजा ने पूछा, क्या फिर से गर्म करके लाऊं? नहीं, तुम तो जानती हो मैं चाय ठंडी करके पीती हूँ। वो पीने लगी। आधी प्याली पीकर अपना सर पकड़कर बोली, पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा है, सर भारी हो रहा है। चाय खत्म करो, सर हल्का हो जाएगा। शीतारा ने एक एक घूंट पीकर प्याली खत्म कर दी। उसके बाद सोफे के हत्थे को थाम कर उठी, एक कदम आगे बढ़ी, फिर लड़खड़ाकर फर्श पर गिर पड़ी। उसी वक्त उसने पराई सोच की लहरों को महसूस किया, लेकिन सांस नहीं रोकी। बेपनाह कमजोरी जाहिर करती हुई कराहने लगी। फिर माई खरारे की फातिहाना आवाज़ सुनाई दी, हेलो शीतारा, मेरी शातिराना चालें कभी नाकाम नहीं होती। तुम्हें फर्श पर गिरते देखकर कहना पड़ता है, आखिर गिरे ज़मीन पर ऊंची उड़ान वाले। वह तकलीफ से कराते हुए बोली, तुम आलमी चैंपियन हरारे हो? हाँ, मेरी शातिराना जहनीत पहले ही कामना थी। सुपर मास्टर और फौजी जर्नल ने मुझे ट्रांसफार्मर मशीन से गुजार कर टेलीपैथी का इलम देकर शराब को दो आतिशा कर दिया है। टेलीपैथी की दुनिया में कहा जाता है कि आज तक शीतारा के दिमाग में कोई नहीं पहुंच सका। देख लो कि मैं तुम्हारा आका बनकर पहुंच गया हूं। शीतारा ने सर घुमाकर पूजा को देखा। वो सोफे पर बैठी एक तरफ सर ढलकाए कमजोरी से करा रही थी। शीतारा ने कहा, आलमी चैंपियन जिसे तुम आलाकार बनाकर यहाँ लाए हो, जरा उसकी खबर लो। ये कहकर उसने सांस रोक ली। हरारे की सोच की लहरें उसके दिमाग से निकल गईं। वह अपनी जगह दिमागी तौर पर हाजिर होकर शदीद हैरानी से सोचने लगा, ये क्या हो गया? मैंने चालें चलने में कोई भूल नहीं की, फिर नाकामी कैसे हुई? ओ गॉड, शीतारा मेरे हाथ से कैसे निकल गई? उसने फिर ख्याल ख्वानी की परवाज की। पूजा के अंदर आकर देखा वो कमजोरी से निढाल हो रही थी। शीतारा ने कहा, माई खरारे अगर तुम मौजूद हो तो सुन लो, पूजा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, वरना मेरी जवाबी कार्रवाई बहुत महंगी पड़ेगी। वो पूजा की जुबान से बोला, मैं आज तक नाकाम नहीं हुआ, मेरी हैरानी दूर कर दो। तुम्हें मेरी साजिश का इल्म कैसे हुआ? तुम्हारी खुशफहमी ने तुम्हें नाकाम बनाया। आलमी चैंपियन ये भूल गया कि पीते पीते कभी कभी ये जाम बदल जाती हैं। वो मजबूर था। पूजा इतनी कमज़ोर हो गई थी कि उसके ज़रिए शीतारा को ज़ख्मी करके हारी हुई बाजी जीत नहीं सकता था। उसी वक्त दाई माँ बाजार से सब्जियां लेकर आई। फिर पूजा की तरफ देखकर पूछा, ये ऐसे क्यों बैठी है, क्यों इस तरह करा रही है? शीतारा ने कहा, माँ जी तुमने प्यालियाँ बदल कर कमाल कर दिया, वरना पूजा की जगह मैं करा रही होती और ये दुश्मन मेरे दिमाग पर कब्जा जमा चुका होता। दाई माँ ने कुछ ना समझते हुए मेज़ पर रखी हुई प्यालियों को देखा, फिर पूछा, मैंने कब प्यालियाँ बदली हैं? मैं तो अभी बाजार से आ रही हूँ।
क्या कह रही हो माँ जी? क्या तुम थोड़ी देर पहले छुपकर यहाँ मेरे बेडरूम में नहीं आई थी? नहीं बेटी, मैं तो अभी आ रही हूँ। क्या अभी तुमने फ़ोन पर मुझे ये नहीं बताया था कि कोई दुश्मन पूजा के अंदर छुपा हुआ है और वो मुझे उसके ज़रिए साबी कमज़ोरी में मुब्तला करना चाहता है? बेटी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। तुम क्या कह रही हो? मुझे भला कैसे मालूम होगा कि पूजा के अंदर कोई दुश्मन छुपा हुआ है? मैं बाजार गई, वहाँ ज़रा देर हो गई, फिर सीधी यहाँ आई। मैंने तो तुम्हें फ़ोन नहीं किया था। सीतारा माँ जी को ऐसे तकने लगी कि पलकें झपकाना भूल गई हो। उस पर जैसे सख्ता तारी हो गया। वो सोच रही थी कि किसने मुझे माई खरारे की मामूला और ताबेदार बनने से बचाया है। फ़ोन की घंटी ड्राइंग रूम में बज रही थी, मगर सीतारा गुमसुम थी। दाई माँ उधर गई, फिर थोड़ी देर बाद आकर बोली, हाय बेटी, ये क्या हो रहा है? मैं तुम्हारी दाई माँ हूँ, मैंने तुम्हें गोद में खिलाया है, मगर फ़ोन पर एक और दाई माँ बोल रही है। क्या? सीतारा हैरत से उछलकर खड़ी हो गई। वह दौड़ती हुई ड्राइंग रूम में आई, फिर एक तरफ रखे हुए रिसीवर को उठाकर बोली, हेलो, तुम कौन हो? दूसरी तरफ से पारस की आवाज़ सुनाई दी, हेलो तारा। श्रीनगर के काली संगम में प्राइजलर और उसके मुसल्लह अफराद से जान बचाकर निकल जाने में तुमने मेरी मदद की थी। मैं किसी का कर्ज अपने सर पर नहीं रखता, इसलिए आज तुम्हें एक दुश्मन के दिमागी शिकंजे में फंसने से पहले निकाल कर जा रहा हूँ। खुदा हाफिज। फ़ोन बंद हो गया। वो रिसीवर कान से लगाए चीखने लगी, हेलो हेलो, फ़ोन बंद ना करो। पारस, एक बार मुझसे मिल लो, तुम मुझे एक दूसरी ही वफादार सीतारा पाओगे। वो कहते कहते रुक गई। वफादारी का लफ्ज़ अदा करते हुए याद आया कि वो कल रात से माई खरारे पर भरोसा करके पारस को अपना मामूल और गुलाम बनाने का फैसला कर चुकी थी। उसी पारस ने उसे हरारे की उम्र भर कनीज बनने से बचाया था। उसने बेशक काली संगम में पारस की मदद की थी, मगर बेपेंदे का लोटा थी। दुश्मनों को भगाने पर इधर से लुढ़क कर उधर चली जाती। ऐसे में वफादारी का दावा कैसे कर सकती थी? वो एक बारगी फूट फूट कर रोने लगी। उसके हाथ से रिसीवर छूट गया। दाई माँ ने आकर पूछा, क्या हुआ बेटी? वो रोते रोते हंसने लगी, हंसते हंसते कहने लगी, वो मेरा यार था, मेरा दिलदार था, अभी मुझ बेवफा के मुंह पर थूक कर गया है। वो हंसते हंसते फिर रोने लगी, रोते रोते कहने लगी, वो मेरा है, वो थूक भी सकता है, चूम भी सकता है। मैं कम ज़रफ़ रहूंगी, वो आला ज़रफ़ रहेगा। मैं ज़मीन रहूंगी, वो मुझ पर आसमान की तरह छाया रहेगा। कौन है जो मेरे आसमान के साए में मुझे कोई नुकसान पहुंचाने की जुर्रत करेगा? कोई नहीं, कोई नहीं। वो हंसती जा रही थी और रोती जा रही थी, फिर रोती रोती हंसती जा रही थी। जमीला राजी की इंतकामी कार्रवाई इस तरह जारी थी कि इस मुल्क के अवाम से छुपाई ना जा सकी। इस बात का चर्चा घरों में, बाजारों में, होटलों और क्लबों में होने लगा था कि जमीला नामी एक लड़की ने अय्याश दौलतमंदों का खाना खराब किया हुआ है। इस बात को सरकारी तौर पर छुपाने की कोशिशें की गई थीं, क्योंकि ऐसे मोअज़्ज़ज़ रईसों की तौहीन मंजूर नहीं थी, जो शाह के हामी और मुल्क के अहम करता धरता भी थे। अल्लाह इज्जत देता है, वो इज्जत संभाली ना जाए और गुमराही इख्तियार की जाए तो जिल्लत देने के बहाने पैदा कर देता है। रईस अल कबीर ने अपनी कब्र में बड़ी घबराहट और बेचैनी से रातें गुजारी। चूंकि वहां नींद नहीं आती थी, इसलिए अल्लाह को याद करता था, तौबा करता था, दुआ मांगता था कि किसी तरह जल्द से जल्द शर्त के मुताबिक 40 रातें इस कब्र में गुजर जाएं। लेकिन हर रात क़यामत के इंतज़ार की तरह तवील लगती। यूं लगता था कि इसी इंतज़ार में क़यामत का दिन आ जाएगा, लेकिन ये 40 रातें नहीं गुजरेंगी। उसने सुना था कि हशर के दिन एक कब्र से कई कई मुर्दे जी उठेंगे, वो भी अमाल का हिसाब देने के लिए अपनी कब्र से जिंदा उठेगा, जबकि जिंदा ही वहां पड़ा हुआ है। इन हालात में सिर्फ खुदा और अपने अमाल याद आते हैं और ये बात समझ में आती है कि सिर्फ तौबा करने से मुआफ़ी नहीं मिलेगी। सज़ा से बचने के लिए अभी क़यामत दूर है। इतना वक्त है कि जितनी बदी की उससे ज़्यादा नेकियां कमाई जाएं। रईस अल कबीर कब्र के अंधेरे में जब ऐसा सोचता तो घबराहट कुछ कम होने लगती। कब्र की तारीकी में रोशनी की किरण महसूस होती। सुबह उसके मुलाजिम कब्र के ऊपर से चट्टानी सिल एक तरफ हटा देते। वो बाहर निकलकर महल तक पैदल जाता और हर चौराहे पर खड़ा होकर कहता, लोगो, मुझे देखो और दर से इबरत हासिल करो। तुम लोगों ने मुझे 1,20,00,000 की महंगी कार में इन सड़कों से गुजरते देखा होगा। मेरे पास बेइंतहा दौलत, बेशुमार असलहा और सैकड़ों सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। कोई मुझे मैली आंख से नहीं देख सकता। जो मेरी शान में गुस्ताखी करता था तो मैं खूंखार कुत्तों को उस गुस्ताख का गोश्त खिला देता। आज भी मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं अपनी दौलत, ताकत और वसी ज़राए रखने के बावजूद एक लड़की से मात खा रहा हूँ। मैं अपने गुनाहों का इतराफ़ करता हूँ कि उसकी आबरू से खेलना चाहता था। उस लड़की जमीला ने मुझे मजबूर और बेबस बनाकर जीते जी कब्र में पहुंचा दिया है। मैंने अपनी हरमसरा में बेशुमार हसीनाओं को बर्बाद किया है। हर रात मेरे मुलायम लचकदार बिस्तर पर एक हसीना हुआ करती थी। अब हर रात कब्र के अंदर मिट्टी का बिस्तर होता है। मैं किसी हसीन औरत को तो क्या, अपनी माँ को भी लोरी सुनने के लिए नहीं बुला सकता। यही इबरत का मुकाम है कि कब्र वो जगह है जहाँ पैदा करने वाली माँ भी साथ नहीं जाती। वहाँ सिर्फ एक ही गुंजाइश होती है, ऐसी जगह तन्हाई, तारीकी, अज़ाब कब्र और यौम हिसाब का खौफ तारी रहता है। खुदा जब सज़ा देता है तो मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह को फ़िरौन के महल में पहुंचाकर उसकी फ़िरौनियत समेत उसे नाबूद कर देता है। उसी रब्बे जलील ने मेरे महल में जमीला राजी को भेजकर मुझे जीते जी कब्र में पहुंचा दिया है। उस माबूद हकीकी ने मुझे इज्जत दी थी, वही आज मुझे ज़िल्लत दे रहा है, और कोई दुनियावी ताकत मुझे इस ज़िल्लत से बचा नहीं सकेगी। बचाव का एक ही रास्ता है कि तुम सब मेरे हालात से इबरत हासिल करो।
अगर अभी किसी से झूठ बोलने वाले हो तो फौरन जुबान को दांतों तले ले आओ। अगर किसी ग्राहक को कम तोल कर दे रहे हो तो दयानतदारी से तराजू के दोनों पलड़े बराबर कर लो। तो मेरी हालतेजार से सबक हासिल करके रास्ते पर आओगे तो वह गफूर रहीम मेरी भी तौबा कबूल करेगा। वो इसी तरह बोलता हुआ महल में आकर सो जाता था। उसने महल से तमाम मुसल्ला गार्ड्स हटा दिए। शाह के महल के सामने खड़े होकर चीख चीख कर पूछता था, इन मुसल्ला फौजियों को महल के अंदर और बाहर क्यों रखा है? क्या ये अपने हथियारों के जरिए मरने से और कब्र में जाने से बचा लेंगे? दुनिया को कोई बादशाह हथियारों और फौज के जरिए अपनी मौत को नहीं भगा सकता। वह नींद पूरी करने के बाद जोहर और असर की नमाज के वक्त मुख्तलिफ मसाजिद में जाता और नमाज अदा करने के बाद कहता, है अल्लाह के नेक बंदो, मस्जिद से निकल कर जहाँ जाओ वहाँ खुदा की बे आवाज़ लाठी का जिक्र करो। मुझ पर ऐसी लाठी पड़ रही है कि सुपर पावर्स के एटम बम भी मुझे उसकी मार से नहीं बचा सकते। इसलिए दौलत और ताकत पर गुरूर न करो, गुनाहों से तौबा करो और हर औरत को अपनी बहन और बेटी समझो। फिर वह मगरिब की नमाज किसी और मस्जिद में पढ़कर कहता, अब मैं अपने वीरान महल में जाकर रात का खाना खाऊंगा। इसके बाद कब्रिस्तान तक पैदल जाकर अपनी कब्र में लेट जाऊंगा। दुआ करो कब्र मुझे रास आए। अगरचे ये ज़िंदगी में अच्छी नहीं लगती, अब मुझे कुछ गवारा लगने लगी है। वहाँ की तारीकी समझाती है कि हम सबको वहाँ जाना है और क़यामत तक वहीं रहना है। जब वो अच्छी बातें करने लगा, लोगों को नेक हदायत देने लगा, तो खुद नेकी करने लगा। अपने महल का खजाना हाजतमंदों में तकसीम करने लगा। महंगी कारें और दूसरी जायदाद फरोख्त करके उसकी रकम स्कूलों और अस्पतालों में अतिये के तौर पर देने लगा। ऐसा करते रहने के दौरान उसे कब्र में भी रातों को नींद आने लगी। दिल और दिमाग से गुनाहों का बोझ उतर रहा था। वो खुद को हल्का फुल्का सा महसूस करने लगा। 40 रातें गुजारने से पहले ही उसने महल को भी फरोख्त कर दिया और उसकी तमाम रकम भी नेक कामों में सर्फ कर दी। अब वो सुबह, दोपहर और रात के खाने के वक्त अय्याश दौलतमंदों के दरवाज़ों पर जाता था और कहता था, मुझे एक वक्त की रोटी खिला दो। मैं मेहनत मजदूरी करके भी रोटियां खा सकता हूँ, लेकिन मांगता इसलिए हूँ कि जब तुम मुझे रोटियां देकर रात को बिस्तर पर जाओ और गुनाह के लिए किसी हसीना को तलब करो तो तुम्हें मैं याद आ जाऊँ। फिर तुम्हारा अमल तुम्हें समझाए कि जल्द ही तुम भी मेरी तरह 2 रोटियों के लिए दर दर फिरोगे। वहाँ के जितने अमीर कबीर अय्याश थे वो रईस अल कबीर को दूर से आता देखकर परेशान हो जाते। उन्हें यूँ लगता था जैसे मुर्दा कब्र से उठकर आ रहा है और वापसी में उन्हें भी साथ ले जाएगा। कोई जीते जी ना मौत को याद करना चाहता था, ना रईस अल कबीर की सूरत देखना चाहता था। उन्हें अंदेशा था कि इसके पीछे जमीला राजी भी आएगी और जब आएगी तो उन्हें भी ऐसे ही अंजाम से 2-4 करेगी। वो लोग रईस अल कबीर को भिखारी की तरह धुतकार कर भगा नहीं सकते थे। ये भी अंदेशा था कि जमीला को उनके रवैये का इल्म होगा तो मांगने वाला रईस चला जाएगा, लेकिन जमीला उनके ऐश कदे में खुश आएगी। उन सब ने शाह के पास आकर इल्तिजा की, हमें किसी तरह तहफ़्फ़ुज़ दो। हमें यकीन होना चाहिए कि आप और आपकी फ़ौज, आपका कानून और आपकी अदालत के जरिए जमीला राजी फ़ौरन गिरफ्तार होगी और सजाए मौत पाएगी। शाह ने कहा, गिरफ्तार उसे किया जाता है जो काबू में आए। वो दूर से भी नज़र नहीं आती कि उसे गोली मार दी जाए। मैंने उसे एक बार अपने महल में देखा है, पता नहीं वो अपने असली चेहरे के साथ थी या उसने अपनी कोई डमी यहाँ भेज दी थी। अगर मैं डमी को मारने का हुक्म देता तो असली जमीला मेरा भी वही असर करती जो रईस अल कबीर का कर रही है। अगर आप और आपकी फ़ौज मजबूर है तो आप बैरूनी इमदाद हासिल करें। मैं खामोश नहीं बैठा हूँ। मैंने सुपर मास्टर से रब्ता किया था। उसने बताया कि रईस अल कबीर के यहाँ उनके 2 जासूस लेडीज़ ने पूरे महल का इंतज़ाम संभाल रखा था। लेडी मैन किलर और लेडी आयरन रॉड पहलवान औरतें थीं। फिर एक टेलीपैथी जानने वाला रईस अल कबीर और वहाँ के अहम अफराद के दिमागों में आता जाता रहता था और वहीं छुपकर जमीला पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। एक रईस ने कहा, सुपर मास्टर बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, उसे यहाँ आकर देखना चाहिए कि उसके हिफाजती इंतजाम के बावजूद बेइंतहा दौलतमंद रईस अल कबीर दर दर का भिखारी बन चुका है। सुपर मास्टर इस हकीकत को तस्लीम कर रहा है कि जमीला ने दोनों पहलवान औरतों को मार डाला और उनके टेलीपैथी जानने वालों को नाकाम वापस जाने पर मजबूर कर दिया है, मगर अब वो जमीला को गिरफ्तार करने के लिए यहाँ एक नहीं 3 टेलीपैथी जाने वालों को भेज रहा है। वो तीनों 3D कहलाते हैं। दूसरे रईस ने कहा, जब 3 ख्याल ख्वानी करने वाले हैं तो अब जमीला ज़रूर काबू में आएगी। वो 3D यहाँ कब पहुँच रहे हैं? मैं चाहूँ तो वो कल सुबह तक यहाँ होंगे, लेकिन सुपर मास्टर हमारी मुश्किल आसान करने का बहुत ज़्यादा मुआवजा तलब कर रहे हैं। आखिर कितना मुआवजा चाहता है? हम तमाम रईस मिलकर वो मुआवजा अदा करेंगे। वो दौलत नहीं चाहता है। वो कहता है कि एक खुफिया अंडरग्राउंड पाइप के जरिए इसराइल में जो तेल चोरी चोरी पहुंचाया जाता था वो सिलसिला जारी होना चाहिए। सब खामोश रहे, एक दूसरे को सवालिया नज़रों से देखने लगे। सुपर मास्टर चोरों की हमायत कर रहा था। उन्हें जमीला राजी जैसी बला से बचाने और उनकी अय्याशियाँ जारी रखने के लिए उनके तेल में से एक हिस्सा यहूदियों को देना चाहता था। जो लोग इस्लाम दुश्मन थे उनके लिए गोया गुंडा टैक्स का मुतालबा कर रहा था। दुनिया की बेशतर हुकूमतें गुंडों के जरिए ही कायम रखी जाती हैं। जहाँ पुलिस और फौज नाकाम होने लगती है वहाँ गुंडों और दहशत गर्दों के जरिए अवाम को हरासा करके उन पर उनकी मर्जी के खिलाफ मुसल्लत रहा जाता है। उन अमीर कबीर अफराद के सामने 2 ही रास्ते थे,
एक तो ये कि जमीला की हिदायत पर अमल करें, अय्याशी और गुमराही से बाज रहें। दूसरा रास्ता ये था कि यहूदियों को तेल की दौलत चुराने दें। थोड़ा सा गुंडा टैक्स अदा करने के बाद अगर वो इस दुनिया में जवानी के मज़े लूट सकते हैं तो ज़रूर लूटना चाहिए। ये तेल की दौलत और ये ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। बाज़-औक़ात हज़रत इंसान बड़ी मुश्किल में पड़ जाता है कि अपनी खुशी के लिए नाजायज़ को जायज़ और हराम को हलाल किस तरह करे। वो सब सर झुकाए सोच रहे थे। एक ने कहा, बात सिर्फ ये नहीं है कि यहूदी हमारे दुश्मन हैं और हमारी ज़मीन से तेल चुरा रहे हैं, और बात यह भी नहीं है कि हम ऐशो इशरत चाहते हैं। असल बात यह है कि एक औरत हमारी मर्दानगी का मजाक उड़ा रही है, हमें कमतर और ख़ुद को बरतर साबित कर रही है। दूसरे ने तायद की, बेशक ये हमारी नहीं तमाम मर्दों की तौहीन है। हमें जमीला को हर हाल में नाबूद करना होगा। उसे नाबूद करने के लिए सुपर मास्टर की नाजायज़ शर्त को तस्लीम करना होगा। अगर नाजायज़ को किसी दलील या मंतक से जायज़ बना दिया जाए तो मसला हल हो जाएगा। हाँ, ये गौर करने की बात है कि वो तेल चोरी कर रहे हैं, मगर जमीला की बला हमारे सर से टालकर बहुत बड़ी खिदमत भी अंजाम देने वाले हैं। अगर हम सुपर मास्टर से या इसराइल से ये खुफिया मुआहदा कर लें कि हम उनकी खिदमत के सिले में तेल की एक पाइपलाइन दे रहे हैं और तेल की सप्लाई महदूद रहा करेगी, तो फिर वो चोरी इस मुआहदे के बाद चोरी नहीं रहेगी। एक ने तायद की, बहुत उम्दा आइडिया है। इस तरह हमारा ज़मीर मुतमईन रहेगा कि हमने सुपर मास्टर की नाजायज़ शर्त तस्लीम नहीं की है। इसके बरक्स एक माकूल मुआहदे पर अमल कर रहे हैं और चोरी करने वालों को भी नाजायज़ फेल से बाज रख रहे हैं। शाह ने कहा, अगर आप हजरात मुआहदा करने के मामले में मुत्तफिक हैं तो मैं अभी हॉटलाइन पर सुपर मास्टर से गुफ्तगू करूँगा। फिर मुआहदा तहरीरी तौर पर तैयार होगा और आप हजरात उस पर दस्तखत करेंगे। अगर ये काम आज रात तक हो जाएगा तो कल शाम तक वो टेलीपैथी जाने वाले 3D यहाँ पहुँच जाएंगे। मैंने दिमागी तौर पर हाजिर होकर जमीला को बताया कि वो अमीर कबीर लोग अपनी रातें रंगीन बनाने के लिए कैसी मुनाफकाना चालें चल रहे हैं और जवानी के मज़े लूटने के लिए किस तरह एक लड़की की बर्तरी ख़त्म करने के बहाने गुनाहों के रास्ते हमवार कर रहे हैं। मेरी तमाम बातें सुनकर वो बोली, पापा, जिन कुत्तों की दुम कुदरती तौर पर टेढ़ी होती है फिर वो मरते दम तक टेढ़ी ही रहती है, ऐसे कुत्तों का इलाज वही है जो रईस अल कबीर के साथ हो रहा है। बेटी, अभी तुमने कहा है कि कुदरती तौर पर दुम टेढ़ी होती है। जो चीज़ कुदरती तौर पर जैसी होती है वैसी अपनी फना तक रहती है। तुम कुदरत का मंशा नहीं बदल सकती। क्यों नहीं पापा, हम रईस अल कबीर को गुमराही से निकाल कर सिराते मुस्तकीम पर ले आए हैं। हम तो क्या बड़े बड़े हादी और पैगंबर किसी को भी राह रास्त पर नहीं ला सकते। ये सब कुछ अल्लाह की रज़ा से होता है। वो जिसे चाहता है उसे नेक राह पर चलने की तौफीक अता करता है। उस कातबे तकदीर ने लोहे मुकद्दर पर लिख दिया है कि किसकी तकदीर में नेकी की तरफ माइल होना है और किसके मुकद्दर में गुमराही है। फिर अल्लाह ताला उन गुमराह लोगों में से भी उनको राह रास्त पर लाता है जो रास्ते की तरफ माइल होते हैं। वो सर झुकाए सुन रही थी। मैंने कहा, मुझे अपनी टेलीपैथी पर और तुम्हें अपनी गैर मामूली सलाहियतों पर नाज होना चाहिए, लेकिन इन पर गुरूर नहीं करना चाहिए। गुरूर भड़काता है कि हम जो चाहें कर सकते हैं, जबकि जो चाहे वो करने की कुदरत सिर्फ खुदा के पास है। हमें महज ये नाज करना चाहिए कि अल्लाह ताला रईस अल कबीर को राह रास्त पर लाने के लिए हमारी सलाहियतों को जरिया बनाता रहे। आप ये कहना चाहते हैं कि हम बाकी अय्याश लोगों को गुनाहों से बाज नहीं रख सकेंगे? तुम कितनों की उंगलियां काटोगी, कितनों को जिंदा कब्र में पहुंचाओगी। जब हम नेक इरादों से किसी के साथ ऐसा सलूक करते हैं तो दूसरों को इससे इबरत हासिल करना चाहिए। जब कुदरती आफात मसलन तूफान, सैलाब और जज़ला आता है तो लोगों को कहरे खुदाबंदी से डरना चाहिए। मगर कितने लोग डरते हैं और सबक हासिल करते हैं। इंसान बड़ा ढीठ है, अपनी बदमालियों की सजाएं पाता रहता है, फिर भी कहता है उसने कभी किसी के साथ बुराई नहीं की। पता नहीं मुझे किन्ना करदा खताओं की सजा मिल रही है। बेशक इसीलिए हमारी दुनिया जन्नत नहीं बन पाती, आधी से ज़्यादा जहन्नुम बन रही है। आप इन अय्याश अमीर कबीर लोगों के मुतल्लिक क्या कहती हैं? जब मुजरिम निगाहों के सामने हैं तो क्या हम उनके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे? शायद कुछ करेंगे, शायद कुछ ना कर सकें, लेकिन लाजमन वही करेंगे जो खुदा को मंजूर होगा। और जब उसे मंजूर नहीं होता तो हम जैसे शर के खिलाफ लड़ने वालों को वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर देता है। हम परसों सुबह की फ़्लाइट से ईरान जाएंगे, फिर वहाँ से दूसरी फ़्लाइट के ज़रिए ताजिकिस्तान चले जाएंगे। आपने अचानक ये प्रोग्राम बनाया है? नहीं, मैं और मेरी फैमिली के अफराद बाबा साहब के दायरे के बुज़ुर्ग मोहतरम अली असदुल्ला तबरेज़ी साहब की हदायत पर अमल करते हैं। उन्होंने मुझे हदायत दी है कि मैं तुम्हें ताजिकिस्तान ले जाऊं। उस नौ आज़ाद मुल्क में खैर व शर की जंग जारी है। रूसी वहाँ से जा चुके हैं, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी और दूसरी छुपी हुई सुपर ताकतें ये कोशिशें कर रही हैं कि वहाँ इस्लामी हुकूमत कायम ना हो सके। हम वहाँ मुसलमान मुजाहिदीन के लिए कुछ करेंगे। वो खुश होकर बोली, मैं हमेशा एक्शन में रहना चाहती हूँ। ताजिकिस्तान में तो दिन रात ईमान अफरोज़ मसरूफियात रहेंगी। तुम्हें आइंदा नगर नगर घूमना है, तरह तरह के मुसाइब से गुजरना है और तजुर्बात की आग में जलकर कुंदन बनना है। मैं तुम्हारे साथ ज़रूर जाऊँगा, मगर हमेशा साथ नहीं रहूँगा। वो उदास होकर बोली कि आप मुझे कहीं तनहा छोड़ देंगे? मैंने मुस्कुराकर कहा, बेटियां हमेशा बाप के साथ नहीं रहती, एक दिन उससे रुखसत हो जाती हैं।
उन्हें फिर दूसरे जीवन साथी मिल जाते हैं। ना मैं शादी करूंगी और ना ही आपका साथ छोड़ूंगी। मैंने हंसते हुए कहा, बाप से मोहब्बत करने वाली हर बेटी यही कहती है। तुम वक्त से पहले ऐसा ना कहो। हमें परसों सुबह की फ्लाइट से जाना है। कल सुबह तक इतना वक्त है कि तुम हराम को हलाल बनाने वाले रईसों को थोड़ी बहुत सजाएं दे सकती हो। ये आप मेरे दिल की बात कह रहे हैं। आप मुझे उन रईसों के नाम और पते बताएं जो नाजायज़ को जायज़ बनाने वाले मुआहदे पर दस्तखत करने वाले हैं। मैंने उनके नाम और पते बताकर कहा, तुम प्लानिंग करो और उस पर अमल करो, मैं सिर्फ ज़रूरी ताउन करूँगा। उसने कहा, ये रईस लोग बड़े दिल फेंक होते हैं। एक से एक हसीन लड़की को पर्सनल सेक्रेटरी बनाकर रखते हैं। उनके चंद दलाल होते हैं जो नई लड़कियों को मुलाजमत और भारी तनख्वाह का लालच देकर इन रईसों के पास भेजते हैं। मैंने एक रईस जाबिर सुल्तान के ख्यालात पढ़कर उसके दलाल का नाम, पता और फ़ोन नंबर मालूम किया। फिर जाबर को उससे रब्ता करने पर माइल किया। उसने रब्ता करके पूछा, कहो कोई नई चीज़ है? मेरी मौजूदा सेक्रेटरी पुरानी हो गई है। उधर से सप्लायर ने कहा, मैं हजूर का खादिम हूँ, कोई नई चीज़ हजूर के लिए ज़रूर छुपा कर रखता हूँ। क्या अभी भेज दूँ या रात को? दिन की रोशनी में माल को परखना चाहिए, उसे अभी भेज दो। बस हजूर समझ लीजिए कि वो पहुँचने ही वाली है। जाबिर सुल्तान ने रिसीवर रख दिया। फिर अपने खास मुलाजिम को बुलाकर कहा, एक लड़की आने वाली है, बाहर गेट पर रहो, वो आए तो उसे मेरी ख्वाबगाह में ले आओ। मुलाजिम बाहर चला गया। जाबिर सुल्तान ने कद आदम आईने के सामने आकर अपने मर्दाना हुस्न को देखा। फिर अपने मजबूत जिस्म को देखकर सीने पर हाथ मारकर मुस्कुराया। महंगे परफ्यूम की शीशी उठाकर उसकी खुशबू अपने लिबास पर स्प्रे की। फिर मुस्कुराकर अपनी मूंछों को ताव देने लगा। मर्दानगी का मफहूम यूँ भी हो सकता है कि भारी पड़ना। जो भारी पड़ जाए वही मर्द होता है। सरापा जिस्म देखकर किसी मर्द को नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह मर्दाना जिस्म रखने वाला खुसरा भी होता है। लिहाजा मर्द कहलाने के लिए लाजिम है कि वो औरत पर भारी पड़े। वो भारी पड़ने वाली आ गई। मुलाजिम उसे ख्वाबगाह में पहुंचा कर चला गया। जाबिर सुल्तान ने दरवाजे को अंदर से बंद करते हुए कहा, चेहरे से नकाब तो हटाओ, अपना हुस्न और जमाल दिखाओ। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई एक बड़े से कैसेट रिकॉर्डर के पास आई, फिर उसे ऑन किया। ख्वाबगाह में मगरबी ऑर्केस्ट्रा की आवाज़ उभरने लगी। वो बोली, मुझे मौसीकी अच्छी लगती है और मैं इसे गूंजती हुई आवाज़ में सुनती हूँ। उसने आवाज़ बढ़ाने वाले बटन को पूरी ऊंचाई तक उठाया तो कमरे में इतनी तेज़ आवाज़ गूंजने लगी कि कान के पर्दे जैसे फटने लगे। जाबर ने नागवारी से कहा, यह क्या हमाकत है, इसे बंद करो। फिर उसे एहसास हुआ कि मौसीकी की गूंज में खुद उसे अपनी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। वो तेज़ी से चलता हुआ रिकॉर्डर के पास आया। फिर उसने हाथ बढ़ाकर रिकॉर्डर को ऑफ करना चाहा, लेकिन ना कर सका। उसके मुंह पर एक उल्टा हाथ पड़ा। वो लड़खड़ाकर पीछे गया। यूं महसूस हुआ जैसे मुंह पर लोहे का डंडा पड़ा हो। उसका सर चकरा रहा था। मुंह में गर्मा गर्म लहू भर गया था। उसने लहू थूका। इसके साथ 4 दांत कालीन पर जा गिरे। वो एक हाथ काफ़ी था सर चकराने के बायस। वो कालीन पर घुटने टेक कर झुक गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि कोई शख्स, खुसूसन एक लड़की, ऐसी गैर मामूली जिस्मानी कुव्वत की हामिल होगी कि एक ही हाथ में 4 दांत गिरा दे और एक मर्द के गुब्बारे से सारी मर्दानगी की हवा निकाल दे। वो रिकॉर्डर को बंद करने के बाद बोली, मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे चीखने चिल्लाने की आवाज़ बाहर जाए। अब मुझे इत्मीनान हो गया है कि तुम्हारे मुंह से आवाज़ नहीं निकलेगी। जाबिर सुल्तान सहमी हुई नज़रों से उसे देख रहा था। पूछना चाहता था कि वो नकाब वाली कौन है, लेकिन पूछने से पहले फिर मुंह में लहू भर गया था। उसने एक ठोकर मारी तो मुंह से लहू की धार निकलती हुई सर के साथ घूमती हुई कालीन और दीवार पर फैल गई। वो एक ही ठोकर में इधर से उधर घूमकर औंधे मुंह कालीन पर गिरा। फिर वहां से उठ ना सका। उस पर नीम बेहोशी तारी हो रही थी। वहां एक जगह शीशे की सुराही में पानी रखा हुआ था। उसने सुराही को उठाकर उसे लात मारी। वो औंधा पड़ा हुआ था। लात खाकर चारों छाने चित हो गया। उसने तमाम पानी उसके चेहरे पर उंडेल दिया। वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसका पूरा चेहरा और सर दुख रहा था। वो तकलीफ से करा रहा था। उसने झुककर पूछा, जाबिर सुल्तान, तुम किस हाथ से लिखते हो? मुंह इतनी बुरी तरह दुख रहा था कि वो बोल नहीं पा रहा था। उसने अपना दाएं हाथ उठाकर दूसरे हाथ की एक उंगली के इशारे से बताया कि वो दाएं हाथ से लिखता है। वो बोली, तुम इसी हाथ की उंगलियों से इस मुआहदे पर दस्तखत करोगे जिसकी रूह से मुझे कत्ल करने के सिलसिले में तेल की एक पाइपलाइन यहूदियों को दी जाएगी। फिर मेरी मौत के बाद तुम लोगों को अय्याशी की छूट मिल जाएगी। वह इनकार में सर हिलाने लगा। फिर बड़ी मुश्किल से बोला, नहीं, मैं दस्तखत नहीं करूंगा। तुम दुरुस्त कहते हो। जब इस हाथ में अंगूठा नहीं रहेगा तो कलम पकड़ सकोगे ना दस्तखत कर सकोगे। मारे दहशत के जाबर के दीदे फैल गए। वो याद कर रहा था कि वो रईस अल कबीर के भी दोनों हाथों के अंगूठे काट कर ले गई थी और उसे शाह की पूरी फौज भी रोक ना सकी थी। जब वो अभी अपनी ख्वाबगाह में अकेला था, फौज ना सही मुलाजिम भी ना आ सकते थे, क्योंकि उसने एक लड़की की जवानी से खेलने के लिए खुद अपने हाथों से दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया था। अपनी मदद के लिए बुलाने का एक ही तरीका था कि वो चीखना शुरू कर दे। उसने चीखने के लिए सोचा। इससे पहले वो रिकॉर्डर पूरी आवाज़ में मौसीकी बखेरने लगा। मौसीकी के साथ गाने वाला शख्स कभी कभी चीखने लगता था। उसकी चीखें भी गाने का एक हिस्सा बन गईं। गूंजती शोर मचाती हुई मौसीकी बंद ख्वाबगाह के बाहर पहुंच रही थी। गाने वाला भी चीख रहा था। इस चीख में जाबिर सुल्तान की चीखें भी गड़मड़ हो गई थीं।
सिक्योरिटी गार्ड्स और मुलाजमीन समझ रहे थे कि उनका आका एक नई हसीना को देखकर मस्ती में आ गया है और हसीना के साथ धमा चौकड़ी कर रहा है। थोड़ी देर बाद मौसीकी की आवाज़ धीमी हुई, फिर बुलंद हुई। मैंने उसके खास मुलाजिम के दिमाग पर कब्जा जमाकर ख्वाबगाह के दरवाजे पर उसे लाया। जमीला बाहर आ गई। मुलाजिम ने दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया ताकि कोई ख्वाबगाह में ना जाए। फिर वो जमीला के साथ अहाते के गेट से बाहर आया। वहाँ उसने एक टैक्सी को रोका। जमीला पिछली सीट पर बैठकर चली गई। जब वो टैक्सी नज़रों से ओझल हो गई तो मैंने मुलाजिम के दिमाग को आज़ाद छोड़ दिया। जमीला ने मेरे पास आकर मोबाइल फ़ोन के ज़रिए शाह से रब्ता किया। फिर कहा, मैं जमीला राजी बोल रही हूँ। शाह ने आवाज़ के ज़रिए खुश इखलाकी का मुजाहरा करते हुए कहा, आहा जमीला, तुम हो, तुम वाकई बाकमाल हो। पूरे मुल्क में मेरे नाम से ज़्यादा तुम्हारा नाम लिया जा रहा है। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। आप सुपर मास्टर से मिल चुके हैं। हॉटलाइन पर सारे मामलात तय कर लिए गए हैं। क्या आप मुझे नादान बच्ची समझकर बहला रहे हैं? नहीं, तुम गलत समझ रही हो। तुम्हें किसी ने मेरे खिलाफ वर्गलाया है। अगर मैं गलत समझ रही हूँ तो उस मायदे पर किसी रईस आज़म के दस्तखत नहीं हो सकेंगे, क्योंकि उनके हाथ में कलम पकड़ने वाला अंगूठा नहीं होगा। यकीन ना हो तो जाबिर सुल्तान से रब्ता करो। अब उसके पास अंगूठा नहीं रहा। अगर वह मुआहदा फाड़ कर ना फेंका गया तो आपके किसी वफादार अय्याश रईस के हाथ में अंगूठा नहीं रहेगा। यह कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। मैं शाह के सेक्रेटरी के दिमाग में था। उसने शाह के हुक्म के मुताबिक जाबिर के फ़ोन नंबर डायल किए। दूसरी तरफ से खास मुलाजिम ने कहा, जनाब गज़ब हो गया। हमारे मालिक बुरी तरह जख्मी और बेहोश हो गए थे। एक नकाबपोश लड़की आई थी, वो हमारे आका का अंगूठा काट कर चली गई है। फैमिली डॉक्टर ने मालिक की मरहम पट्टी की है। सेक्रेटरी ने शाह को ये बातें बताईं। शाह ने हुक्म दिया, मुआहदे पर दस्तखत करने के लिए जितने रईस यहाँ आने वाले थे उन्हें इस वारदात की इतला दो और कहो कि वो सब हजरात जाबिर सुल्तान की हालत अपनी आंखों से देखकर मेरे महल में आए। सेक्रेटरी ने हुक्म की तामील की। उसने जिस रईस को भी जाबिर सुल्तान के बारे में बताया वो रईस फ़ौरन ही वहाँ आ गया और जाबिर का अंगूठा गायब देखकर लरस गया। कोई 2 घंटे के बाद शाह के महल में वो तमाम अमीर कबीर लोग जमा हो गए। सबसे पहले शाह ने कहा, मैं जमीला से दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहता। वो हम सबको गुमराही से रोक रही है। चूंकि हम अपनी तौहीन समझ रहे हैं, बल्कि इसे एक कमज़ोर लड़की समझ रहे हैं, इसलिए गुमराही से बाज नहीं आ रहे हैं। मैं तो बाज आ चुका हूँ। ये जो मुआहदा हमारे सामने रखा हुआ है उस पर मैं दस्तखत नहीं करूँगा। एक रईस ने कहा, वाकई हमारी तमाम हफाजती तदाबीर नाकाम हो गई हैं। वो सुपर मास्टर के 3D की भी ऐसी की तैसी कर देगी। मैं भी दस्तखत नहीं करूँगा। दूसरे ने कहा, हमने खुफिया इजलास में यहूदियों के लिए तेल की सप्लाई जारी रखने का फैसला किया था। हमारे ऐसे खुफिया इजलास की बातें भी जमीला को मालूम हो गईं। अब इसमें शुबा नहीं रहा कि वो भी टेलीपैथी जानती है या दूसरे टेलीपैथी जानने वाले उसकी पुश्त पर हैं। हम में से कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। साफ साफ कहता हूँ, मैं अपना अंगूठा कटने नहीं दूंगा। एक एक करके सबने इनकार किया। शाह ने मुआहदे का वो कागज़ उठाकर सबके सामने फाड़ दिया। फिर हॉटलाइन पर सुपर मास्टर से रब्ता किया और कहा, मुआहदे पर दस्तखत करने से पहले जमीला राजी एक रईस का अंगूठा काट कर ले गई है। इससे पहले भी जमीला को गिरफ्तार करने की तमाम तदाबीर नाकाम हो गई हैं। उसके सामने हमारे तमाम फिरौनी ज़राए हीच हैं, क्योंकि वापसी पर उन तीनों के हाथों में भी अंगूठे नहीं रहेंगे। खुदा हाफिज़। शाह ने रब्ता ख़त्म कर दिया। मैंने मुस्कुराकर जमीला से कहा, मुआहदे को फाड़ दिया गया है और सुपर मास्टर को भी यहाँ के मामलात में मुदाखलत से मना कर दिया गया है। वो बोली, आपने कहा था कि हम तमाम अय्याशों को राह रास्त पर नहीं ला सकेंगे। अब देखेंगे कि उन्होंने मुआहदे पर दस्तखत करने से इनकार करके उसे फाड़ दिया है। वो गुनाहों से तौबा कर रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह तौर पर गुनाहों से तौबा नहीं की है, बल्कि हालात से मजबूर होकर तुम्हारे सामने घुटने टेक दिए। उनके दिलों में तुम्हारा खौफ है, खुदा का खौफ नहीं है। अगर उन्हें मालूम हो जाए कि तुम दुनिया से उठ गई हो या इस मुल्क से बाहर कहीं दूसरी जगह मुंतकिल हो गई हो तो वह फिर अय्याशी की ज़िंदगी शुरू कर देंगे। तुम एक वक्त में एक ही जगह रह सकती हो, जबकि खुदा हर जगह मौजूद रहता है। जो लोग उस जगह रहने वाले माबूद से नहीं डरते वो तुमसे या किसी दुनियावी ताकत से क्या डरेंगे? पापा, इंसान तो उसी से डरता है जिससे सज़ा पाता है। अगर मेरी और आपकी तरह अल्लाह ताला खुद इन्हें सज़ा दे तो फिर वो उससे भी डरने लगेंगे। वो जो आलमुल गैब है वो गैब से हम जैसों को ज़रिया बनाकर सजाएं देता है। अगर इंसान की समझ में इतनी सी बात ना आए तो फिर वो कभी समझ नहीं सकेगा। हमेशा हालात के लात जूते खाता रहेगा। 2 दिन गुजर गए। तीसरे दिन हम एक फ़्लाइट से तेहरान पहुंचे। वहाँ मेरे बेटे अली तैमूर और सोनिया सानी से मुलाकात हुई। वो तुर्कमानिस्तान के मुहिम में खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल करके आए थे। वहाँ हम हुकूमत के ख़ास मेहमान थे। ईरानिया काबरी ने हमारी मेज़बानी में कोई कसर उठा न रखी। अली और सानी दूसरे दिन एक मिशन पर काहिरा जाने वाले थे। जमीला राजी उनसे मिलकर बहुत खुश हो रही थी। एक अहम ईरानी ओहदेदार ने मुझसे कहा, आप दुनिया जहान की मालूमात रखते हैं, ताजिकिस्तान के मुतल्लिक भी बहुत कुछ जानती हैं। मैंने कहा, वहाँ के मौजूदा सियासी हालात से अच्छी तरह वाकिफ़ नहीं हूँ। मैं इस सिलसिले में आपकी रहनुमाई चाहता हूँ। उन्होंने कहा, जब भी कोई छोटा या बड़ा मुल्क आज़ाद होता है तो बड़े ममालिक वहाँ अपना असर और रसूख बढ़ाने के लिए
तरह तरह के हरबे इस्तेमाल करती हैं, खुसूसन ताजिकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत हो और ये यकीन हो जाए कि वहाँ इस्लामी हुकूमत कायम हो सकती है, तो मगरबी बड़े ममालिक वहाँ तरह तरह के सियासी और इक्तसादी बदनज़मी और तखरीबकारी का सिलसिला शुरू कर देती हैं। हाँ, मैंने सुना है कि वहाँ खाना जंगी मुसलसल रहती है। आप ये बताएं, वहाँ कितनी पार्टियाँ एक दूसरे के खिलाफ हैं? एक इस्लामी बुनियाद परस्त पार्टी है, उसे मुखफ़्फ़ में IRP कहती हैं। उस पार्टी के चेयरमैन मोहम्मद शरीफ हिम्मतज़ादा हैं। दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी है जो रूस के जाने के बावजूद शुमाली इलाकों में अपने कदम जमाए हुए है। इसके बाद कई डेमोक्रेटिक पार्टियाँ हैं, उन्हें मुखफ़्फ़ में DP कहते हैं। एक DP मुसलमानों के खिलाफ है, दूसरी DP में सहाफ़ी और दानिशवर हैं। ये लोग इस्लामी पार्टी यानी IRP का साथ देते हैं। जमीला राजी ने पूछा, ईरान की हुकूमत यकीनन IRP का साथ दे रही होगी और हम भी उनका साथ देने जा रहे हैं। हाँ, हम फ़िरक़ों से बालातर होकर सिर्फ इस्लाम का बोलबाला करना चाहते हैं। वहाँ हर हाल में मुसलमानों का गलबा और इस्लामी हुकूमत चाहते हैं, इसलिए हर तरह IRP को इमदाद पहुँचा रहे हैं। मैंने कहा, हमें जनाब अली असदुल्ला तबरीज़ी से हदायत मिल चुकी हैं। ये मालूम करके बड़ा अफसोस हुआ कि पाकिस्तान के बाज़ इलाकों में जो अफीवन, चरस और हेरोइन तैयार होती है वो अफ़गानिस्तान के रास्ते स्मगल होकर ताजिकिस्तान जाती है। ऐसा बड़े ममालिक की साजिशों से हो रहा है। वो चाहते हैं कि ताजिक मुसलमान ऐसे नशे के आदी हो जाएं और उनके अंदर इस्लामी जहाद का जज्बा कमज़ोर पड़ जाए। मैं जमीला के साथ ऐसे दुश्मनों की गर्दनें दबोचने जा रहा हूँ। हम बड़ी देर तक ताजिकिस्तान के बारे में गुफ्तगू करते रहे। दूर बैठकर गुफ्तगू करना और बात है। इंसान हो या कोई मुल्क, उसके अंदर घुसने से सही और अंदरूनी मालूमात हासिल होती हैं। हम दूसरी सुबह तेहरान से एक खुसूसी त्यारे में परवास करके ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दोशंबे पहुँच गए। इस मुल्क में ईंधन की इतनी कमी है कि बाकायदा हवाई जहाज़ की सर्विस नहीं है। बाज़ ममालिक के त्यारे फाजल ईंधन के साथ परवास करके वहाँ आते और जाते हैं। एयरपोर्ट पर मुसाफिर औरतों, मर्दों, बच्चों और बूढ़ों का हजूम रहता है। वहाँ की खाना जंगी ने ज़िंदगी अजीरन कर रखी है। बेशतर ख़ानदान भूखे मरने से पहले अपनी ज़मीन जायदाद औने पौने बेचकर वहाँ से नकल मकानी कर रहे हैं। मुल्की एयर सर्विस के त्यारों में सिर्फ इतना ही ईंधन होता है कि वो घंटे 2 घंटे से ज़्यादा परवाज़ नहीं कर पाते, इसलिए वो सिर्फ उज़्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान तक परवाज़ करती हैं। अफ़गानिस्तान भी आधे घंटे की मुसाफत पर है, लेकिन वहाँ भी खाना जंगी है, इसलिए ताजिक मुसलमान मुहाजिरीन उधर का रुख नहीं करते। कुछ अर्सा कबल पाकिस्तानी एयरलाइन ने ताजिकिस्तान के लिए परवाज़ शुरू की है, इसलिए अब पाकिस्तान के बड़े शहरों में उज़्बेक और ताजिक मुसलमान कसरत से देखे जा रहे हैं। हमारे लिए होटल के 2 कमरे मखसूस थे। उस होटल की एक कार हमें लेने एयरपोर्ट आई थी। हमने उसमें बैठकर दोशंबे की शाहराहों से गुजरते हुए देखा। ट्रैफिक बराए नाम था। फुटपाथ पर चलने वाले सहमे सहमे से दिखाई दे रहे थे। दुकानदारों के शटर और दरवाजे खुले थे कि अचानक कहीं से फायरिंग हो तो बाकी आधी दुकान फौरन बंद करने में आसानी रही। वो इलाका बहुत खूबसूरत है। पहाड़ों पर जहाँ बर्फ़ नज़र नहीं आती वहाँ हरियाली दिखाई देती थी। शहर में रंगारंग फूलों के कई बाग थे, लेकिन गोलियों के बौछार और बारूद के धमाकों ने कुदरती हुस्न को किसी कदर मैला कर दिया था। मर्द कद्यावर और सेहतमंद थे। औरतें भी सुर्खों सफ़ेद गुलाब की तरह खिली हुई थीं। वहाँ की आबो हवा इंसान को तरोताज़ा रखती थी, मगर बुरे हालात वहाँ की ताजगी को गहना देते थे। हम होटल पहुँचे। वहाँ के अहाते में बरामदे और बालकोनी में मुकामी बाशिंदे काफ़ी तादाद में मौजूद थे। वो फर्श पर चटाइयाँ बिछाकर छोटी छोटी दुकानें लगाए हुए थे। होटल में आने वाले गैर मुल्कियों को अपने मुल्क का सामान फरोख्त करते थे। घड़ियाँ, रेडियो रिकॉर्डर, टॉर्च, चार्जर, जूसर, कीमती पत्थर और रेशमी कपड़े सस्ते दामों पेश करते थे। वहाँ ईमानदार भी थे और बेईमान भी। कुछ नौसरबाज ताश के पत्ते लिए बैठे थे और 5 के 10 और 10 के 50 रूबल या डॉलर जीतने का लालच देकर मुसाफिरों और सियाहों को लूट लेते थे। हसीन और खुश अदा औरतें भी थीं। वह जिस अंदाज में खुद को पेश करती थी उससे जाहिर होता था कि वो पेशावर तवाइफे नहीं है। एक हसीन औरत मेरे पास आई। उसने कहा, 1 रात के $10 और अगर अपने साथ मुल्क ले जाओ तो $1 भी नहीं चाहिए। वहाँ कनीज बनाकर रख लो और 3 वक्त की रोटियाँ और तन ढांपने को कपड़ा देते रहो। उस औरत की पेशकश से जाहिर हो गया कि अवाम कितने गरीब हैं। वहाँ मुसलसल जारी रहने वाली खाना जंगी ने उनसे शराफत और इज्जत से जीतने के हकूक़ छीन लिए हैं। वहाँ फ़ारसी और रूसी ज़ुबानें बोली जाती हैं। जमीला सिर्फ अरबी, अंग्रेज़ी और फ़ारसी समझती और बोलती थी। होटल का एक कमरा उसके नाम से मखसूस था। दूसरा कमरा फली के नाम से था। मैंने अपने नाम को वाज़ेह नहीं किया। वहाँ का मुलाजिम हमारा सामान उठाकर जमीला के साथ तीसरी मंजिल पर चला गया। मैंने उस हसीन औरत से पूछा, क्या $10 में तुम्हारा गुजारा हो जाता है? वो बोली, गुजारा नहीं होता, इसीलिए तो ये मुल्क छोड़कर तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ। मेरे बूढ़े माँ बाप हैं और एक बड़ी बहन है, वो भी मेरी तरह रातें काली करती है। वो बूढ़े वालिदैन को संभाल लेगी, मगर मैं इस पेशे से बहुत घबराती हूँ। रात भर शर्म से मरती हूँ। सुबह खुद को समझाती हूँ कि जीने के लिए किसी तरह अजनबी लोगों की मोहब्बत का आदी बनना ही पड़ेगा और कोई रास्ता सुझाई नहीं देता।
मैंने उसे 1,000 का नोट देकर कहा, इसे रखो और इस रकम में जितनी रातें इज्जत से अपने घर में गुजार सकती हो गुजारो। मैं दुआ करूंगा कि इस मुल्क में इस्लामी जमहूरियत कायम हो और हर औरत इज्जत और आबरू से ज़िंदगी गुजारे। वह हैरानी और बेयकीनी से $1,000 देख रही थी। मैंने कहा, यह असली नोट हैं, जाओ इसे कैश करा के आजमा लो और कभी मुझसे भी मिलती रहा करो। वो दौड़ती हुई होटल के उस काउंटर पर गई जहाँ करेंसी तब्दील होती थी। उसे फ़ौरन ही डॉलर के एवज रूबल मिल गए। वो हैरत और मुसरत से दौड़ती हुई आई तो मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे। वो मेरे पास आते ही मुझसे लिपट कर रोने लगी। हम किसी को तमाम उम्र मुसीबतों से बचा नहीं सकते और ना ही किसी को ज़िंदगी भर की खुशियाँ दे सकते हैं। गम हो या खुशी आनी जानी चीज़ें हैं। ऐसे में हम किसी को 2-4 दिन की खुशियाँ देते हैं तो अपने अंदर एक रूहानी खुशी महसूस करते हैं। मैं भी यही महसूस करते हुए अहद कर रहा था कि अल्लाह ताला मुझे जिस हद तक तौफीक देगा, मैं उस हद तक इस मुल्क की बदहाली और सियासी बहरान को ख़त्म करके यहाँ से जाऊँगा। मैंने उसके आंसू पहुँच कर कहा, घर जाकर आराम करो, कल मुलाकात होगी। वह शुक्रिया अदा करते हुए झुककर मेरे पाँव छूना चाहती थी। मैंने उसके दोनों बाजुओं को पकड़कर ऐसा करने से रोक लिया और कहा, घर जाओ और खुदा का शुक्र अदा करो। मेरी बेटी तीसरी मंजिल के कमरे में मेरा इंतज़ार कर रही है। अब मुझे जाने दो और तुम भी जाओ। वो सर झुकाकर होटल के बाहर जाने लगी। मैं उसके ख्यालात किसी हद तक पढ़कर मालूम कर चुका था कि वो वाकई अपनी मौजूदा ज़िंदगी से मुतनफ़र है और किसी तरह इस मुल्क से बाहर जाना चाहती है। इस बार मैं फिर उसके ख्यालात पढ़कर मालूम करना चाहता था कि वो किसी मुनशियात का धंधा करने वाले को जानती है या नहीं। वह इस सिलसिले में कुछ नहीं जानती थी, मगर ये उसे मालूम था कि इस होटल के मुलाजमीन बहुत कुछ जानती हैं और कोई ग्राहक अगर औरत, शराब, चरस, हेरोइन या असलाह हासिल करना चाहे तो उसे मतलूबा चीज़ें फराहम कर देती हैं। होटल के बाहर जाते एक मुसल्ला शख्स ने उस हसीना का रास्ता रोक लिया, फिर कहा, शबीना, तू एक गैर मुल्की के सीने से लग कर आ रही है। मैंने तुझे करेंसी वाले काउंटर की तरफ भी जाते हुए देखा था, मामला क्या है? शबीना ने कहा, वो कोई गाहक नहीं, एक फरिश्ता है। उसने मुझे इतनी रकम दी है कि मैं 3 माह तक घर में बैठकर अपने वालिदैन के साथ गुजारा कर सकती हूँ। वस्ते हुए बोला, हमारी नज़र उस पर है। वह एक हसीन लड़की के साथ एक प्राइवेट ईरानी त्यारे में आया है। यकीनन ईरानी जासूस है और यहाँ IRP के मुसलमान मुजाहिदीन को असला और माली इमदाद पहुँचाने आया है। मैं सियासत को नहीं जानती, मुझे जाने दो। वास्ते हुए बोला, तुम्हारी तरह वो भी नहीं जानता कि पिछली रात के स्ट्रीट वॉर में हमने डेमोक्रेटिक पार्टी को यहाँ से भगा दिया है और अब शहर के इस इलाके में हमारी कम्युनिस्ट पार्टी का कब्जा है। वो तुम्हारा फरिश्ता ईरानी एजेंट यहाँ आकर फंस गया है। शबीना ने कहा, फिर तो ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपने मौसिन के पास जाऊँ और पेश आने वाली मुसीबतों से उसे आगाह करूँ। वह फिर हंसते हुए बोला, ज़रूर जाओ, उसे खतरात से आगाह करके एहसान का बदला चुकाओ। मगर वापसी का रास्ता तो बंद हो चुका है। वो इस इलाके से तो क्या, इस होटल से भी बाहर नहीं जा सकेगा। वह मेरे पास आने के लिए पलट गई, लेकिन पीछे 2 मुसल्लह अफराद खड़े हुए थे। एक ने कहा, अब ये हमारा इलाका है, तू हमारे इलाके में रहकर हमारे खिलाफ जासूसी करेगी और उसे हमारे इरादे बताएगी। क्या ज़िंदगी से बेजार हो गई है? दूसरे ने कहा, जिंदा रहना चाहती है तो होटल में ना जा, घर चली जा। आगे पीछे रास्ता रुका हुआ था। अगर मेरे पास आना चाहती तो वो उसे गोली मार देते। उसने वहीं से चीखकर मुझे खतरे से आगाह करना चाहा, मगर मैंने उसे चीखने नहीं दिया। उसकी सोच में कहा, मुझे अक्ल से काम लेना चाहिए। यहाँ से दूर जाकर होटल के फ़ोन नंबर पर अपने मौसिन से रब्ता करके उसे किसी तरह मुसीबत से बचाना चाहिए। इन ख्यालात के साथ मैंने उसे सर झुकाकर होटल से दूर चले जाने पर मजबूर कर दिया। फिर तीसरी मंजिल के उस कमरे में आया जहाँ जमीला थी। मैंने उसे वहाँ के मौजूदा हालात बताने के बाद कहा, हम यहाँ एयरपोर्ट पहुँचे थे तो हमारा ईरानी मेज़बान इस्तकबाल के लिए नहीं आया। मैंने सोचा था कि होटल पहुँचकर फ़ोन के ज़रिए उससे रब्ता करूँगा, तुम उसका फ़ोन नंबर मिलाओ। जमीला ने अपने पर्स में से मेज़बान की तस्वीर निकाल कर मुझे देते हुए कहा, हम इस तस्वीर के ज़रिए उसे पहचानने वाले थे, फ़ोन करने की क्या ज़रूरत है, आप दिमागी रब्ता करें। मैंने उसे तस्वीर लेकर देखी, उसकी आंखों में झांका, फिर ख्याल ख्वानी की परवाज़ की। इसके बाद दिमागी तौर पर हाजिर होकर जमीला को देखा। वो बोली, क्या हुआ? मैंने अफसुर्दगी से कहा, अफसोस का मुकाम है, बेचारा मेज़बान अब इस दुनिया में नहीं है। मैंने कुर्सी की पुश्त से टेक लगाकर उन मुसल्लह अफराद की आवाज़ों और लहजों को याद किया, फिर एक के अंदर पहुंच गया। वह एक जगह बैठा कॉफ़ी पी रहा था और सिगरेट के कश लगा रहा था। उसके ख्यालात ने बताया कि यहाँ के मुकामी बाशिंदे फ़ारसी बोलते हैं, लेकिन ईरानी बाशिंदे अपनी जदीद फ़ारसी और अपने रहन सहन से पहचान लिए जाते हैं। इस होटल के करीब ही एक मकान में 2 ईरानी थे। पिछली रात कम्युनिस्ट पार्टी ने इस इलाके पर कब्जा किया और उन 2 ईरानियों को कत्ल कर दिया। उनका जुर्म यह था कि वह इस मुल्क में मुसलमानों की मदद कर रहे थे। मैं चाहता तो उसे कॉफ़ी का कप खाली करने का मौका भी ना देता, उसे जहन्नुम में पहुंचा देता, लेकिन मैंने सब्र किया। उन सब को तो जहन्नुम में जाना ही था। बेहतर यह था कि पहले इनके इरादे मालूम कर लिए जाते। मैंने उनके दूसरे मुसल्लह साथी के ख्यालात पढ़े। पता चला कि उन्होंने कॉमरेड कमांडर को इतला दे दी है कि एक प्राइवेट ईरानी त्यारे से एक शख्स एक जवान लड़की के साथ आया है। होटल के रजिस्टर में उस शख्स का नाम एफ अली और लड़की का नाम जमीला राजी है। वो होटल के कमरा नंबर 303 और 304 में है। कॉमरेड कमांडर की तरफ से जवाब मिला था कि वो अभी 2 शंबे की शुमाल की तरफ शहर वारजूब में मसरूफ़ है।
आज रात को दोशंबे पहुंचेगा तो एफ अली और जमीला पर तशद्दुद करके पूछेगा कि वो यहाँ IRP मुजाहिदीन की इमदाद के लिए कितनी माली इमदाद और कितना असला लेकर आए हैं, और असलिया समेत दूसरी इमदाद यहाँ कब और कहाँ पहुँचने वाली है। हम जिस होटल में थे उसे चारों तरफ से घेर लिया गया। तकरीबन 15 मुसल्लह अफराद को यह हुक्म दिया गया कि वो हम पर नज़र रखें और हमें होटल से बाहर ना जाने दें। मैं एक मुसल्लह शख्स के दिमाग पर कब्जा जमा कर उसे होटल के काउंटर पर ले गया। वहाँ उसने मेरी मर्जी के मुताबिक कॉमरेड कमांडर का मोबाइल फ़ोन नंबर डायल किया। फिर राब्ता होने पर पूछा, यह फ़ोन पर कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ से पूछा गया, तुम कौन हो? असूलन फ़ोन करने वाले को पहले अपना नाम बताना चाहिए। मेरे मामूल ने कहा, भाई ये तुम कौन सी ज़ुबान बोल रहे हो? मुझे यूं लग रहा है जैसे कुत्ता भौंक रहा हो। दूसरी तरफ से बेतहाशा गालियां दी गईं। मैंने अपने मामूल से रसीवर रखवा कर उसके दिमाग को आज़ाद छोड़ दिया। वो बौखलाकर सोचने लगा। मैं इधर लाउंज में अपने साथियों के साथ कॉफ़ी पी रहा था, फिर इधर काउंटर के पास कैसे चला आया? मैंने उसे उलझने के लिए छोड़ दिया। फिर ख्याल ख्वानी की परवाज़ करते हुए कॉमरेड कमांडर के अंदर पहुंच गया। वो एक बड़े से मकान के एक कमरे में आतिशदान के करीब बैठा हुआ था। उसके सामने 2 अफराद बैठे हुए उसे सवालिया नज़रों से देख रहे थे, क्योंकि वो रिसीवर कान से लगाए गालियां दे रहा था। फिर उसने फ़ोन बंद करके कहा, पता नहीं कौन पागल का बच्चा था, मुझे मुझे वो गुस्से में आगे ना बोल सका। अपना मोबाइल फ़ोन सोफे पर फेंक कर अपनी जगह पहलू बदलने लगा। उसकी सोच बता रही थी कि उसके सामने एक सोफे पर जो शख्स बैठा उसका नाम नौरोज़ खान है और वो इलाका गैर से आया है। दूसरा शख्स एक अमरीकी एजेंट नोबल हायर था। उसने कहा, कॉमरेड, गुस्सा करने और गालियां देने से वो फ़ोन पर तुमसे बोलने वाला नहीं मरेगा। अगर वो सामने होता तो तुम उसे गोली मार देते, गुस्सा थूक दो। नौरोज़ खान ने कहा, अपने मोबाइल फ़ोन का नंबर सबको नहीं देना चाहिए। क्या तुम उसे आवाज़ से नहीं पहचान सके? कमांडर गुस्से को जब्त करते हुए सोचने लगा तो उसे याद आया वो आवाज़ उसके एक खास मातियत की थी जो एफ अली और जमीला राजी की निगरानी अपने साथियों के साथ कर रहा था। उसने फ़ौरन ही सोफे से मोबाइल फ़ोन उठाकर होटल के काउंटर का नंबर डायल किया और राब्ता होने पर बोला, मैं कॉमरेड कमांडर बोल रहा हूँ। वहाँ मेरा मातियत रोडोल्फ विस्की है। उसे फ़ौरन फ़ोन पर बुलाओ, कम ऑन हरी अप। चंद लम्हों के बाद एक मातियत की आवाज़ सुनाई दी। उसने कहा, मैं जेरोफ विस्की बोल रहा हूँ। रोडोल्फ विस्की बाथरूम में गया हुआ है। मेरे लायक कोई खिदमत है कमांडर? कमांडर ने पूछा कि अभी 10 मिनट पहले रोडोल्फ ने मेरे मोबाइल नंबर पर रब्ता किया था। अभी 10 मिनट पहले होटल के काउंटर से किसी को फ़ोन कर रहा था। हम नहीं जानते कि उसने आपका नंबर डायल किया था या नहीं। ज़रा 1 मिनट कमांडर, ये रोडोल्फ बाथरूम से आ गया है, आप इससे पूछ लें। चंद सेकंड बाद रोडोल्फ ने कहा, यस कमांडर, मैं हाजिर हूँ, फरमाइए। उसने घुरा कर पूछा, क्या अभी तुमने मुझे फ़ोन किया था? नो कमांडर, मैंने फ़ोन नहीं किया था। जेरोफ कह रहा था कि अभी तुमने काउंटर पर आकर फ़ोन किया था। यह दुरुस्त है कि मैं अचानक उठकर काउंटर पर आया था, लेकिन मैंने किसी को फ़ोन नहीं किया। तुम झूठ बोलते हो। तुम्हारा दूसरा साथी गवाह है कि तुमने मुझे या किसी और को फ़ोन किया था, और तुम हो के सिरे से ही इनकार कर रहे हो। वो कमांडर, बात यह है कि मैं बहुत परेशान हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं खुद को किसी हद तक एबनॉर्मल महसूस कर रहा हूँ। अभी मैं गलती से लेडीज़ बाथरूम में चला गया था। क्या तुम दिन के वक्त पी रहे हो और बहक रहे हो? नहीं कॉमरेड कमांडर, आप मेरे साथियों से पूछ लें, मैं कॉफ़ी पी रहा था। मेरा ख्याल है तुम आराम करो। होटल के अंदर और बाहर जितने मुसल्ला कॉमरेड हैं वो जेरोफ विस्की की कमांड में रहेंगे। मैं रात 8 बजे तक वहाँ पहुँचूँगा। कॉमरेड कमांडर ने फ़ोन करके नौरोज़ खान और नोबल हायर से कहा, मेरा मातहत कुछ अपसेट हो गया है और ख़ुद को एबनॉर्मल महसूस कर रहा है। उसने फ़ोन पर मुझसे बदतमीज़ी की, लेकिन मैंने उसे शर्मिंदा नहीं किया। वो मेरा बहुत ही वफ़ादार और जानिसार मातहत है। मैं उसे 7 खून मुआफ़ कर सकता हूँ। नोबल हायर ने कहा, चलो ठीक है, अब हमें अपने काम की बात करना चाहिए। कमांडर ने कहा, तुम अमरीकियों ने अफ़गानिस्तान में रूस के खिलाफ महाज बनाकर हमें बहुत नुकसान पहुँचाया है। हमारा मुल्क अब दूसरा सुपर पावर नहीं रहा। इस कदर नुकसान उठाने के बाद हम तुम पर भरोसा नहीं करेंगे। नोबल हायर ने कहा, सियासत में कभी जानी दुश्मनी और कभी पक्की दोस्ती हो सकती है। जब हमने तुम्हारे रूसी फौजियों को पाकिस्तान की मदद से शिकस्त दी तो हमारे जहन में सबसे ज़्यादा अहमियत रूस को ज़ेर करने और उससे सुपर पावर होने का एजाज़ छीन लेने की ख्वाहिश थी। हमारी ये ख्वाहिश पूरी होगी, लेकिन हमने इस पहलू पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी कि सेंट्रल एशिया में ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान वगैरह में मुसलमानों की अक्सरियत है और रूस के ज़ेर असर होती हैं। मुसलमान इन ममालिक में इस्लामी हुकूमतें कायम करने के लिए जिहाद शुरू कर देंगे। वैसे ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम पाकिस्तान के कंधों पर बंदूक रखकर तुम कम्युनिस्टों को पसपा होने पर मजबूर कर सकते हैं, तो अब तुम्हारे कंधे पर बंदूक रखकर यहाँ के ममालिक में इस्लामी जमहूरियत कायम होने के रास्ते रोक सकते हैं। कमांडर ने कहा, मुझे नौरोज़ खान ने बताया है कि तुम यहाँ मुसलमानों की बढ़ती हुई कुव्वत को कमज़ोर बनाने का नुस्खा लाए हो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अमेरिका और इसराइल मुसलमानों से एलर्जिक हैं और उन्हें उभरने से पहले कुचल देना चाहते हैं। इस नुक्ता नज़र से मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ कि तुम हम कम्युनिस्ट के लिए ताजिकिस्तान के शुमाली इलाकों में मजबूती से कदम जमाने के सिलसिले में कोई कामयाब सियासी नुस्खा लाए हो। जी हाँ, ये नुस्खा हम कई ममालिक में आजमा चुके हैं।
तुम्हारे जुनूब में पाकिस्तान है, वहाँ हेरोइन की मूंगफली की तरह कुछ क्यों सस्ता किया गया है कि वहाँ के कई लाख अफराद नशे के आदी हो चुके हैं। एक तो पाकिस्तान की तालीमी शरह बहुत कम है, उस पर नशा गालिब रहे तो ऐसी कौम के आम लोग बंदूक उठाते वक्त थरथराने लगते हैं, या फिर ये समझ नहीं पाते कि उनके मुसलमान हुक्मरानों के पीछे बड़े मगरबी ममालिक किस तरह हुकूमत कर रहे हैं। नौरोज़ खान ने कहा, यह हमारा नोबल साहब बहुत दूर की कोड़ी लाता है। कहता है कि एक आदमी को मारो तो हथियार से मारो, मगर पूरी कौम को हिकमत अमली से जिंदा रखकर कुचलते रहो। किसी भी कौम को जूतों तले रखने के लिए वो हरबे काफ़ी हैं। पहला तो ये कि लोगों को अनपढ़ और जाहिल रखो, दूसरा ये कि उन्हें नशे का आदी बना दो। कमांडर ने कहा, ऐसी हिकमत अमली हम भी समझते हैं, लेकिन इस पर अमल कैसे किया जाएगा? नोबल हायर ने कहा, जिस शहर या कस्बे में मुसलमानों से तुम्हारी जंग होती है वहाँ दोनों तरफ से सिर्फ गोलियां नहीं चलती, बम के धमाके भी होते हैं। तुम्हारी ये कोशिश होनी चाहिए कि तुम्हारे जांबाज मुसलमानों के इलाकों के स्कूलों, कॉलेजों और लाइब्रेरियों की इमारतों को बम के धमाकों से तबाह करें, ताकि इस कौम की तालीम का सिलसिला खटाई में पड़ता रहे। नौरोज़ खान ने कहा, यहाँ सिगरेट के चंद ब्रांड बहुत ज़्यादा फ़रोख्त होते हैं। हम ऐसे ब्रांड के सिगरेटों के तंबाकू में हेरोइन की आमेजिश करेंगे। ऐसे सिगरेटों के कार्टून ताजिकिस्तान के जुनूब में मुसलमानों के इलाके में भेजे जाएंगे। IRP के जितने मुसलमान मुजाहिद सिगरेट के आदी हैं वो जल्दी हेरोइन का भी आदी हो जाएंगे। कमांडर ने कहा, आइडिया बहुत खूब है। सुना है हेरोइन का नशा आदमी को खुद अपना दुश्मन बना देता है। अगर हम ऐसे सिगरेट के कार्टून मुसलमान के इलाकों में पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगे तो इस मुल्क के मुसलमान मुजाहिदीन एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरेंगे, हमें गोलियां चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नोबल हायर ने कहा, हमारे अमरीकी सरमायादारों ने ऐसे मशहूर मकबूल सिगरेटों की एजेंसियां मुँह मांगी रकम देकर हासिल कर ली हैं। तुम इत्मीनान रखो, मुसलमानों के इलाकों में सिगरेट सप्लाई करने वाली एजेंसियां हमारी होंगी। आइंदा वहाँ हेरोइन से भरे हुए सिगरेट के कार्टून जाया करेंगे। कमांडर ने कहा, इसमें शुबा नहीं कि तुम अमरीकी हमारी मुश्किल आसान कर रहे हो। आइंदा हम आसानी से IRP के मुजाहिदीन को पसपा कर सकेंगे, बल्कि पहले की तरह उन्हें अपना महकूम बना सकेंगे। लेकिन इसमें अमरीका का क्या फ़ायदा है? ईरान सेंट्रल एशिया के ममालिक में इस्लाम दोस्ती के जरिए असरअंदाज हो रहा है, और अमरीका नहीं चाहता कि वह ताजिकिस्तान में मुसलमानों का सबसे बड़ा दोस्त मुल्क बन जाए। फिर यह कि ताजिकिस्तान की मशरकी सरहद से चीन का इलाका शुरू होता है। अब रूस में इतना दमखम नहीं रहा कि वह आइंदा सुपर पावर बनने वाले चीन की पेशकदमी को यहाँ रोक सके। उसे रोकने के लिए यहाँ हमारा फौजी अड्डा बनेगा, यानी तुम हमें यहाँ मुसलमानों पर गालिब आने दोगे। इसके बाद तुम हम पर मुसल्लत रहने के लिए यहाँ अपना फौजी अड्डा बनाओगे। हमें आसमान पर चढ़ाते चढ़ाते खजूर में अटका कर छोड़ दोगे। नोबल हायर ने कहा, सीधी सी बात है, ताजिकिस्तान का शुमाली हिस्सा तुम कम्युनिस्टों के पास रहेगा, बाकी जनूब मशरकी इलाकों में हमारी अमलदारी होगी। हमारी ये कोशिश तुम्हें मंजूर नहीं होगी तो फिर हम यहाँ के मुसलमान मुजाहिदीन को इक्तसादी और फौजी इमदाद देंगे। सोच लो, एक तो ईरान उनके साथ है, हमने भी उनका साथ दिया तो तुम्हारी पार्टी के कदम शुमाली इलाकों से भी उखड़ जाएंगे। रूस की पसपाई की मिसाल तुम्हारे सामने है। कमांडर ने कहा, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। इस मुल्क में हम दोनों का मुफाद एक दूसरे से वाबस्ता रहेगा। मुझे तुम्हारा तरीक़ेकार बहुत पसंद आ रहा है। उसने मुसाफे के लिए मुस्कुराकर हाथ बढ़ाया। नोबल हायर बड़ी गर्मजोशी से मुसाफा करने लगा। मैं कमांडर के ख्यालात पढ़ने लगा। दोशने शहर के जनूब और मशरक़ में जो बस्तियाँ आबाद हैं वहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है। वहाँ काजी अकबर तरोज़ोन एक रूहानी रहनुमा और मारूफ वकील भी हैं। उन्होंने काजी के मुजाहिदीन के नाम से एक मलेशिया कायम किया जिसमें 8,000 मुजाहिदीन हैं। कॉमरेड कमांडर शहर से बाहर आकर उन 8,000 मुजाहिदीन से मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन सोच रहा था कि दोशंबे के इस मकबूजा इलाके से कम्युनिस्टों को भगाने के लिए किसी वक्त भी काजी के मुजाहिदीन हमला कर सकते हैं। इसलिए कमांडर को शाम तक दोशंबे पहुंचकर वहां अपनी पोजीशन मजबूत करना चाहिए। फिर मैंने मालूम किया कि उसने शहर में कहाँ कहाँ मोर्चे बनाए हैं और हर मोर्चे पर कितने मुसल्लह अफराद और किस तरह के हथियार और गोला बारूद हैं। उन्होंने शहर से बाहर मुजाहिदीन की नकलो हरकत देखने के लिए 4 ऊंची इमारतों की छतों पर भी मोर्चे बनाए थे और दूरबीन के जरिए दूर तक देखते रहते थे। ऊंची छतों पर बनाए जाने वाले मोर्चे खतरनाक थे। मुजाहिदीन छुपकर मकबूजा इलाके तक नहीं पहुंच सकते थे। इससे पहले ही बेशुमार मुजाहिदीन मारे जाते। वो जिन इलाकों की छतों पर थे उस इमारत के टेलीफोन्स के जरिए अपने दूसरे साथियों से रब्ता करते थे। कमांडर ने इन तमाम फ़ोन नंबर्स को एक छोटी डायरी में नोट कर रखा था। मैंने उसे डायरी पढ़ने पर मामूल किया और उन 4 इमारतों के तमाम नंबर जमीला से नोट कराए। फिर कमांडर को छोड़कर उसके खास मातहत रोडोल्फ विस्की के अंदर पहुंचा। कमांडर ने उसे आराम करने की हदायत की थी। वो होटल में मैनेजर के कमरे में लेटा हुआ था। जमीला ने कहा, पापा आप तो यहाँ आते ही मसरूफ़ हो गए हैं, मैं बोर हो रही हूँ, मुझसे भी तो काम लें। मैंने मुस्कुराकर उसे देखा, उसे वहाँ के तमाम हालात बताए। फिर कहा, तुमने जितने फ़ोन नंबर नोट किए हैं वो कागज़ लेकर मैनेजर के कमरे में जाओ। वहाँ कमांडर का खास मातहत बिस्तर पर लेटा हुआ है। उसे कहो वो इन नंबरों पर बारी बारी अपने लोगों से रब्ता करे। मैं उनके ज़रिए उन तमाम छत वाले मुसल्लह कॉमरेडों के अंदर पहुँचूँगा। वो जीन्स और जैकेट पहने हुए थी। उछल कर खड़ी हो गई, फिर मेरी हदायत पर अमल करने के लिए कमरे से चली गई।